रात का अंधकार काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की खिड़कियों पर बारिश की बूंदों के साथ दस्तक दे रहा था। ट्रेन की तेज आवाज में एक अजीब सी उदासी छिपी थी, जो डीएसपी विक्रम सिंह के अकेले दिल की धड़कनों से पूरी तरह मेल खा रही थी। वीआईपी डिब्बे की आरामदायक सीट पर बैठे हुए भी उनकी आंखों में सुकून का कोई नामो निशान नहीं था। 10 साल का लंबा वक्त बीत चुका था, लेकिन वह भयानक रात आज भी उनके जहन में ताजा थी। एक क्रूर बम धमाके ने उनकी प्यारी पत्नी अंजलि को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया था। विक्रम ने खिड़की से बाहर अंधेरे में झांका, जहां बारिश और धुंध का साम्राज्य था। बाहर के ठंडे मौसम के बावजूद उनके अंदर एक आग धधक रही थी, जो कभी बुझने का नाम नहीं लेती थी। अंजलि का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ जाता था, जो पल भर में खून और आग की लपटों में बदल गया था। गंगा नदी की वह तेज धारा, जिसने उनके जीवन की सबसे कीमती चीज को निगल लिया था, आज भी उन्हें डराती थी। विक्रम ने दर्द कम करने के लिए एक गहरी और लंबी सांस ली। ट्रेन की गति अचानक धीमी हो गई और वह एक अनजान और गरीब इलाके से गुजरने लगी। बाहर पटरियों के किनारे बसी छोटी छोटी जर्जर झुग्गियां इस देश की कड़वी सच्चाई बयान कर रही थीं। विक्रम अपने ख्यालों में डूबे ही थे कि तभी डिब्बे के बाहर से एक कमजोर और कांपती हुई आवाज ने उनके विचारों को अचानक तोड़ दिया। हरा चना ले लो, ताजा हरा चना। वह दर्द भरी आवाज किसी गरीब महिला की थी, जो रात के इस अंधेरे पहर में भी अपनी और अपने परिवार की आजीविका के लिए लगातार कड़ा संघर्ष कर रही थी। विक्रम जैसे कठोर और सख्त पुलिस अधिकारी के लिए ऐसी आवाजें बहुत आम बात थीं। उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी आंखें दोबारा बंद कर लीं। लेकिन अगले ही पल वीआईपी केबिन के ठीक बाहर एक भारी चीज के जमीन पर गिरने की तेज आवाज आई। शायद किसी यात्री ने जल्दबाजी में उस महिला को धक्का दे दिया था। विक्रम को लगा कि उन्हें बाहर जाकर स्थिति देखनी चाहिए। उन्होंने अपनी भारी जैकेट पहनी और केबिन का दरवाजा धीरे से खिसकाया। बाहर का दृश्य देखकर वह एक पल के लिए पूरी तरह से सन्न रह गए। गलियारे के मध्यम पीले प्रकाश में एक बेहद दुबली पतली महिला फर्श पर बैठी हुई थी। उसकी पुरानी और फटी हुई सूती साड़ी बारिश के पानी से पूरी तरह भीग चुकी थी और उसके शरीर से चिपक गई थी। वह अपने कांपते हुए कमजोर हाथों से जमीन पर बिखरे हुए हरे चने बहुत ही घबराहट और जल्दबाजी में बटोर रही थी। उसे डर था कि कहीं कोई पुलिस वाला या टीटी उसे बिना टिकट सामान बेचते हुए पकड़ न ले। विक्रम चुपचाप उस महिला को देख रहे थे, जिसके हर एक मूवमेंट में लाचारी और गरीबी साफ झलक रही थी। अचानक उस गरीब महिला को किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने अपने डर से कांपते हुए हाथ रोके और धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। जैसे ही गलियारे की पीली रोशनी उसके भीगे हुए चेहरे पर पड़ी, विक्रम की सांसें उनके गले में ही अटक कर रह गईं। महिला के गाल पर जलने का एक बहुत बड़ा और भयानक निशान था, जिसने उसकी सुंदरता को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। लेकिन विक्रम की नजर उस भद्दे निशान पर नहीं, बल्कि उसकी उन गहरी आंखों पर टिक गई थी, जो उन्हें बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी लग रही थीं। वे आंखें, जिनमें एक समय पूरी दुनिया की चमक और प्यार हुआ करता था, आज दर्द और बेबसी से भरी हुई थीं। विक्रम जैसे किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव में धीरे धीरे उस महिला के करीब जाने लगे। जैसे ही वह और नजदीक पहुंचे, उनकी नजर उस महिला की दाहिनी भौं के ठीक ऊपर मौजूद एक छोटे से काले तिल पर पड़ी। यह वही तिल था जिसे विक्रम अक्सर प्यार से चूमा करते थे। उनका पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया और शरीर की सारी नसें जैसे एक पल के लिए काम करना पूरी तरह से बंद कर चुकी थीं। क्या यह महज एक भ्रम था या उनके थके हुए दिमाग का कोई खेल? 10 साल पहले उन्होंने अपनी आंखों के सामने अंजलि की कार को बम धमाके में बुरी तरह जलते हुए देखा था। कोई भी इंसान उस भयंकर आग से जिंदा नहीं बच सकता था। फिर यह गरीब महिला धीरे कर दी, जो बिल्कुल उनकी मृत पत्नी अंजलि जैसी दिख रही थी। यहां इस ट्रेन में हरे चने कैसे बेच सकती थी? विक्रम के दिमाग में
हजारों सवाल एक भयानक तूफान की तरह तेजी से उठने लगे। इस बीच वह महिला विक्रम की घूरती नजरों से बेहद असहज और डरी हुई महसूस कर रही थी। विक्रम के होंठ बुरी तरह कांपने लगे। उन्होंने कुछ बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके सूखे गले से कोई स्पष्ट आवाज बाहर नहीं निकल पाई। वह केवल एक धीमी सी फुसफुसाहट में अंजलि कह पाए, लेकिन ट्रेन के पहियों की तेज गड़गड़ाहट में वह आवाज पूरी तरह से दबकर रह गई। दूसरी तरफ वह गरीब महिला विक्रम के सख्त चेहरे और पुलिस जैसी कद काठी को देखकर पूरी तरह खौफजदा हो चुकी थी। उसे लगा कि वह कोई सादे कपड़ों वाला सख्त रेलवे अधिकारी है, जो उसे गैरकानूनी रूप से सामान बेचने के जुर्म में अभी तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। महिला ने जमीन पर बचे हुए हरे चनों को वहीं छोड़ दिया और खाली टोकरी को पकड़ते हुए जल्दी से खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ विक्रम के सामने जोड़ लिए और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं बहुत गरीब औरत हूं। मेरे घर में एक छोटा बीमार बच्चा है जो कल रात से भूखा है। मैं सिर्फ उसके लिए थोड़े पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी। कृपया मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिएगा, नहीं तो मेरा मासूम बच्चा भूखा मर जाएगा। वह रोते हुए बहुत बुरी तरह से गिड़गिड़ा रही थी। एक विक्रम जैसे पत्थर की मूर्ति बन चुके थे। वह कांपती हुई दर्द भरी देहाती आवाज अंजलि की उस मीठी आवाज से बिल्कुल अलग थी जो कभी घर को चहका देती थी। लेकिन उस आवाज की गहराई में छिपी खनक ने विक्रम की आत्मा को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। एक बड़े पुलिस अधिकारी की पत्नी, जो हमेशा महंगी साड़ियों में रहती थी, आज एक लाचार महिला की तरह उनके सामने हाथ जोड़कर रो रही थी। यह भयानक सामाजिक विरोधाभास और गरीबी का दृश्य विक्रम के दिल और दिमाग के लिए पूरी तरह से असहनीय और दर्दनाक साबित हो रहा था। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया, जैसे वह उसके गालों पर बहने वाले आंसुओं को पोंछना चाहते हों। उनके अंदर का वह सख्त पुलिस अफसर कहीं बहुत पीछे छूट गया था और अब वहां सिर्फ एक तड़पता हुआ पति खड़ा था जिसने प्यार को खोने का दर्द झेला था। अंजलि, क्या यह सच में तुम हो? विक्रम के मुंह से बेहद भारी और रुंधे हुए स्वर में यह वाक्य निकला। उनका हाथ जैसे ही उस महिला के भीगे चेहरे के करीब पहुंचा, वह लाचार महिला एक पुलिस वाले से बुरी तरह डरकर तुरंत पीछे की ओर हट गई। गरीब महिला के लिए किसी ताकतवर मर्द का इस तरह करीब आना भयानक संकेत था। समाज के निचले तबके में रहने वाली महिलाओं के लिए ऐसे स्पर्श का मतलब हमेशा शोषण होता है। उसने टोकरी को छाती से चिपका लिया और नजरें जमीन की तरफ झुका लीं। आप यह क्या कह रहे हैं बाबूजी? मेरा नाम अंजलि नहीं है। मैं तो एक मामूली औरत पार्वती हूं। कृपया मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं आज के बाद कभी इस ट्रेन में चने बेचने नहीं आऊंगी। उसने बुरी तरह डरते हुए और अपने फटे हुए पल्लू से चेहरा छिपाते हुए कहा। पार्वती। विक्रम ने मन ही मन इस नए नाम को धीरे से दोहराया। क्या यह संभव है कि प्रकृति ने किसी इंसान के चेहरे की हूबहू प्रतिलिपि बनाई हो? लेकिन वह तिल, वे आंखें और वह विशेष एहसास जो सिर्फ अंजलि के करीब होने पर मिलता था, उसे कैसे झुठलाया जा सकता है? तभी ट्रेन ने एक बहुत तेज सीटी बजाई जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गूंज गई। ट्रेन अब किसी बड़े स्टेशन पर रुकने के लिए अपनी गति कम कर रही थी। बाहर प्लेटफॉर्म की तेज रोशनी अब डिब्बे के अंदर पूरी तरह से झांकने लगी थी। ट्रेन के धीमे होने और स्टेशन की रोशनी देखकर पार्वती को भागने का मौका मिल गया। उसे लगा कि अगर वह अभी नहीं भागी तो यह आदमी उसे पुलिस के हवाले कर देगा और उसका बच्चा अनाथ हो जाएगा। उसने आखिरी बार विक्रम की आंखों में देखा, जिनमें आंसुओं का गहरा समंदर उमड़ रहा था। फिर बिना पल गनवाए वह अपनी खाली टोकरी उठाकर वहां से तेजी से भाग निकली। वह डिब्बे के संकरे गलियारे से होते हुए भीड़ भरे जनरल डिब्बे की तरफ बहुत तेजी से दौड़ने लगी, मानो आज उसकी जान पर बन आई हो और उसे हर हाल में बचना हो। जैसे ही पार्वती नजरों से ओझल होने लगी, विक्रम का सदमा टूटा और वह असलियत में वापस लौट आए। अंजलि, रुको, मेरी बात सुनो।
वह पूरी ताकत से चिल्लाए और महिला के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन तब तक ट्रेन स्टेशन पर रुक चुकी थी और यात्रियों की भारी भीड़ डिब्बों में चढ़ने उतरने के लिए बेकाबू हो रही थी। जनरल डिब्बे का दरवाजा खुलते ही मजदूरों और गरीबों का एक भारी हुजूम अंदर घुसने लगा, जिसके कारण पुलिस अफसर विक्रम के लिए उस भयानक भीड़ को चीरकर आगे बढ़ पाना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन और बहुत मुश्किल हो गया था। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने भीड़ को हाथों से पीछे धकेलना शुरू किया। रास्ता छोड़ो, मैं डीएसपी विक्रम सिंह हूं, पीछे हटो। उनकी कड़क आवाज सुनकर लोग सहम गए और उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। विक्रम जनरल डिब्बे को पार करके सीधे प्लेटफॉर्म पर कूद गए। उनकी बेचैन और नम आंखें उस विशाल भीड़ में केवल एक पुरानी भीगी साड़ी और हाथ में टोकरी लिए हुए उस कमजोर महिला को पागलों की तरह हर तरफ तलाश रही थी। लेकिन स्टेशन की उस भयानक अफरा तफरी में पार्वती जैसे कहीं हवा में ही पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। जब विक्रम को प्लेटफॉर्म पर वह कहीं नजर नहीं आई, तो उनका धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। वह दौड़ते हुए सीधे स्टेशन मास्टर के दफ्तर में पहुंचे और दरवाजे को जोर से लात मारकर खोल दिया। स्टेशन मास्टर इस अचानक हुए हमले से बुरी तरह घबराकर अपनी कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। मैं डीएसपी विक्रम सिंह हूं। इस स्टेशन के सभी निकास द्वारों को तुरंत सील कर दो और पुलिस को अलर्ट करो। जब तक मैं खुद आदेश न दूं, तब तक यह काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस या कोई भी अन्य ट्रेन इस स्टेशन से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। स्टेशन मास्टर के कांपते हाथों ने तुरंत फोन उठाया और रेलवे पुलिस बल को आपातकालीन संदेश भेजना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात हो गया और हर तरफ सायरन गूंजने लगे। विक्रम खुद बारिश की परवाह किए बिना स्टेशन के हर अंधेरे कोने, वेटिंग रूम और चाय की दुकानों के पीछे उस चेहरे को तलाश रहे थे। बारिश का पानी उनके बालों से टपक कर आंसुओं में मिल रहा था। एक खूंखार और ताकतवर पुलिस अफसर आज एक बेबस इंसान की तरह सड़क पर अपनी खोई हुई मोहब्बत को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। कई घंटे बीत चुके थे। पुलिस ने स्टेशन का चप्पा छान मारा था, लेकिन उस गरीब औरत का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसे निगल गई हो या आसमान ने उसे छुपा लिया हो। तभी विक्रम का जूनियर अधिकारी डरते हुए उनके पास आया और बोला, सर, हम ट्रेन को और ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। यात्रियों का गुस्सा अब बेकाबू हो रहा है और वे प्लेटफॉर्म पर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ कर रहे हैं। अगर हमने अभी ट्रेन को आगे नहीं जाने दिया, तो यहां एक बहुत बड़ा और हिंसक दंगा भड़क सकता है। विक्रम ने लाल और थकी हुई आंखों से बारिश में भीगती खाली पटरियों की तरफ देखा। उनके तेज पुलिसिया दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया था। अगर वह महिला रेलवे स्टेशन की सीमा में नहीं है, तो इसका सीधा मतलब है कि वह स्टेशन के पीछे मौजूद झुग्गी झोपड़ियों के घने और अंधेरे जाल में कहीं छुप गई है। वह जानती थी कि पुलिस उसे चने बेचने के जुर्म में स्टेशन पर ढूंढेगी, इसलिए वह अपने घर यानी उस गरीब बस्ती की तरफ ही भागी होगी। विक्रम को अब अपनी आगे की मंजिल का सही रास्ता बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने गहरी ठंडी सांस ली और जूनियर अधिकारी की तरफ मुड़कर कठोर आवाज में ट्रेन को रवाना करने का स्पष्ट आदेश दिया। ट्रेन ने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। लेकिन विक्रम की जिंदगी का सफर यहीं इस अनजान स्टेशन पर हमेशा के लिए ठहर गया था। उन्होंने उस घनी अंधेरी गरीब बस्ती की तरफ अपना रुख किया, जहां अनगिनत राज्य दफन थे। विक्रम ने खुद से कसम खाई कि जब तक वह उस महिला की पूरी सच्चाई का पता नहीं लगा लेते, तब तक वह चैन की एक भी सांस नहीं लेंगे। बारिश की तेज बूंदें अब एक भयानक तूफान का रूप ले चुकी थीं और विक्रम के भारी कदमों ने उस अंधेरी बस्ती के कीचड़ भरे रास्तों पर चलना शुरू कर दिया था। यह बस्ती किसी नर्क से कम नहीं लग रही थी, जहां बदबू, गंदगी और घोर अंधकार का साम्राज्य था। विक्रम जैसे उच्च अधिकारी ने हमेशा ऐसी जगहों को अपनी वातानुकूलित गाड़ी के शीशे से ही देखा था, लेकिन आज उनकी किस्मत उन्हें इन संकरी गलियों में खींच लाई थी।
उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और डर था जो उन्हें अंदर तक खोखला कर रहा था। बस्ती के लोग पुलिस की वर्दी देखकर बुरी तरह खौफजदा हो गए थे और अपने टूटे फूटे दरवाजों की दरारों से इस अजनबी को छुप छुप कर देख रहे थे। गरीबों की इस दुनिया में पुलिस का आना किसी बड़े कहर या मुसीबत से कम नहीं माना जाता है। विक्रम ने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी से हर एक झोपड़ी के दरवाजे को रोशन करना शुरू किया, लेकिन उन्हें सिर्फ डरी हुई आंखें और कुपोषण के शिकार बच्चे ही दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें उस एक चेहरे को ढूंढ रही थीं, जिसने उनके मरे हुए दिल को फिर से धड़का दिया था। विक्रम का दिमाग लगातार पुरानी यादों और आज की इस भयानक सच्चाई के बीच झूल रहा था। अंजलि, जो कभी रेशमी कपड़ों और कीमती गहनों से लदी रहती थी, जिसके पैरों में कभी कांटा भी नहीं चुभा था, क्या वह सच में इन गंदी और बदबूदार झोपड़ियों में रह सकती है? क्या किस्मत किसी इंसान के साथ इतना क्रूर मजाक कर सकती है कि उसे महल से सीधे इस नर्क में धकेल दे? विक्रम की आंखों से बहते हुए गर्म आंसू ठंडे बारिश के पानी में मिलकर उनके गालों पर एक अजीब सी जलन पैदा कर रहे थे। उन्होंने एक झोपड़ी के बाहर खड़े एक बूढ़े आदमी को कॉलर से पकड़ा और अपनी टॉर्च उसके चेहरे पर चमका दी। बताओ मुझे, क्या तुमने अभी अभी एक औरत को यहां आते हुए देखा है? उसके चेहरे पर जलने का निशान था और उसके हाथ में एक टोकरी थी। विक्रम की आवाज में पुलिस का रौब और एक लाचार पति की तड़प दोनों शामिल थे। वह बूढ़ा आदमी बुरी तरह कांपने लगा और हाथ जोड़कर रोने लगा। साहब, मैं कुछ नहीं जानता। हम तो गरीब लोग हैं, हमें मत मारिए। विक्रम ने अपनी पकड़ तुरंत ढीली कर दी। उन्हें अचानक इस बात का गहरा एहसास हुआ कि उनकी यह खाकी वर्दी इन गरीब लोगों के लिए सुरक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि खौफ और अत्याचार का दूसरा नाम है। जब तक वह एक पुलिस अधिकारी बनकर सवाल पूछेंगे, तब तक कोई भी इस बस्ती में उनका साथ नहीं देगा और न ही सच बोलेगा। उन्हें इस खौफ की दीवार को गिराना होगा, वरना वह अपनी अंजलि तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। विक्रम ने गहरी सांस ली, अपनी टॉर्च बंद की और बारिश में भीगते हुए उस डरे हुए बूढ़े आदमी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। बाबा, मैं यहां किसी को गिरफ्तार करने या तंग करने नहीं आया हूं। मैं तो बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और कीमती चीज ढूंढ रहा हूं, जिसे मैंने 10 साल पहले खो दिया था। वह औरत मेरी पत्नी हो सकती है। कृपया मेरी मदद कीजिए। विक्रम की आवाज में अब कोई आदेश नहीं, बल्कि एक असीम दर्द और मिन्नत थी। एक इतने बड़े अफसर को अपने सामने हाथ जोड़े खड़ा देखकर बूढ़े की आंखों में हैरानी और थोड़ी सी हमदर्दी झलक आई। उसने अपनी सूखी और कांपती उंगली उंगली से एक अंधेरी गली की तरफ इशारा किया। बाबूजी, वो औरत जिसे आप ढूंढ रहे हैं, उसे हम सब पार्वती के नाम से जानते हैं। वह उस आखिरी नुक्कड़ के पास वाली टूटी झोपड़ी में रहती है। बूढ़े ने धीरे से कहा, पार्वती। विक्रम के होठों पर एक बार फिर वही नाम कांप उठा। उन्होंने बूढ़े को धन्यवाद दिया और उस अंधेरी गली की तरफ दौड़ पड़े। हर एक कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें बेतहाशा बढ़ती जा रही थीं। क्या वह सच में अंजलि होगी? अगर वह अंजलि है, तो वह उन्हें पहचान क्यों नहीं पाई? ये सवाल उनके दिमाग को बुरी तरह परेशान कर रहे थे। वह उस छोटी सी झोपड़ी के बाहर आकर रुक गए, जिसकी छत प्लास्टिक की पन्नियों और फटे हुए तिरपाल से किसी तरह ढकी गई थी। अंदर से मिट्टी के चूल्हे के जलने की हल्की सी रोशनी और धुआं बाहर आ रहा था। विक्रम ने छुपकर टिन के दरवाजे की दरार से अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उनकी आत्मा जैसे चीख उठी और उनके पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक गई। वह महिला, जिसे बस्ती वाले पार्वती कहते हैं, एक फटी हुई चटाई पर बैठी थी और मिट्टी के चूल्हे पर कुछ गर्म करने की कोशिश कर रही थी। उसके पास ही एक छोटा सा कमजोर बच्चा बुखार से बुरी तरह तप रहा था और खांस रहा था। पार्वती ने एक पुराना और मैला कपड़ा पानी में भिगोकर उस बच्चे के माथे पर रखा और उसे प्यार से चूमते हुए कुछ फुसफुसाया। यह दृश्य विक्रम के सीने में एक तेज खंजर की तरह उतर गया। वह बच्चा कौन था अंजलि?
और उनका तो कोई बच्चा नहीं था। क्या इन 10 सालों में अंजलि ने किसी और से शादी कर ली थी? इस एक भयानक विचार ने विक्रम की रगों में दौड़ते हुए खून को पूरी तरह से जमा दिया। तभी पार्वती की धीमी और रुंधे हुए गले की आवाज विक्रम के कानों में पड़ी। राजू मेरे लाल, तू जल्दी से ठीक पड़ता हो जा। आज वो भयानक पुलिस वाला मेरे पीछे पड़ गया था। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो तेरा क्या होता? मैं कल फिर से चने बेचने जाऊंगी और तेरे लिए अच्छी सी दवा लाऊंगी। बस तू हिम्मत मत हारना। वह अपने आंसुओं को पल्लू से पोंछते हुए उस बच्चे से बातें कर रही थी। उसकी बातों में जो खौफ और लाचारी थी, उसने विक्रम के दिल के हजारों टुकड़े कर दिए थे, जो अब जुड़ना नामुमकिन था। विक्रम का पहला विचार था कि दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएं और उसे सीने से लगाकर कहें कि अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों को रोक लिया। अगर वह अभी अचानक अंदर गए तो पार्वती उस पुलिस की वर्दी को देखकर फिर से घबरा जाएगी और शायद हमेशा के लिए कहीं दूर भाग जाएगी। वह उसकी मानसिक स्थिति को और ज्यादा खराब नहीं करना चाहते थे। विक्रम को पहले पूरी सच्चाई का पता लगाना था कि आखिर इन 10 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ और वह यहां कैसे पहुंची। वह भारी मन और नम आंखों से उस झोपड़ी के दरवाजे से पीछे हट गए और बारिश में भीगते हुए वापस पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़े। उनका दिमाग अब एक पेशेवर पुलिस अधिकारी की तरह तेजी से काम कर रहा था, लेकिन उनका दिल अभी भी उसी टूटी हुई झोपड़ी में पार्वती के पास धड़क रहा था। सुबह होते ही विक्रम ने अपने सबसे भरोसेमंद खबरी और इलाके के कुछ पुराने लोगों को गुप्त रूप से अपने दफ्तर में बुलाया। उन्होंने अपनी वर्दी उतार दी थी और सादे कपड़ों में एक आम इंसान की तरह कुर्सी पर बैठे थे। मुझे इस पार्वती और उस बच्चे राजू के बारे में एक एक जानकारी चाहिए। वे इस बस्ती में कब आए, कहां से आए और उनका असली परिवार कौन है? विक्रम ने अपनी मेज पर हाथ मारते हुए गंभीर और सख्त आवाज में कहा। खबरी ने डरते हुए बताया, साहब, पार्वती इस बस्ती में करीब 10 साल पहले आई थी। उसे एक बूढ़े मछुआरे ने गंगा नदी के किनारे बेहोशी की हालत में पाया था। तब उसके चेहरे पर जलने का बहुत गहरा और भयानक घाव था और वह अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। यह सुनकर विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उनका शक अब पक्के यकीन में बदल रहा था। बम धमाके के बाद अंजलि का शरीर गंगा में गिर गया था। यह बात बिल्कुल सच साबित हो रही थी। खबरी ने आगे बताया, उस बूढ़े मछुआरे ने ही उसका इलाज करवाया और उसे पार्वती नाम दिया। लेकिन कुछ सालों बाद वह मछुआरा भी बीमारी से मर गया और पार्वती फिर से अकेली हो गई। बस्ती के लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि वह अक्सर रात में उठकर रोने लगती थी और किसी अनजान आदमी को याद करके पागलों की तरह चीखती थी। विक्रम ने बेचैनी से पूछा, और वह बच्चा राजू, वह कौन है और उसका पार्वती से क्या रिश्ता है? खबरी ने एक गहरी सांस ली और बोला, साहब, वह बच्चा अनाथ है और सबसे निचली जाति यानी दलित समुदाय से है। उसके मां बाप को गांव वालों ने मार डाला था। वह बच्चा कूड़े के ढेर में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। पार्वती ने ही उसे उठाया, सीने से लगाया और अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दिया। वह खुद भूखी सो जाती है, लेकिन उस बच्चे को हमेशा खाना खिलाती है। दोनों का खून का कोई रिश्ता नहीं है। यह पूरी कहानी सुनकर विक्रम की आंखों से आंसुओं की एक नई धारा फूट पड़ी। अंजलि, जो हमेशा से बहुत दयालु और ममतामयी थी, अपनी याददाश्त खोने के बाद भी अपने अंदर की उस करुणा और मानवता को नहीं भूल पाई थी। उसने एक अनाथ दलित बच्चे को अपनाकर जो महान काम किया था, वह समाज के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। विक्रम को लगा जैसे भगवान और कर्म का नियम उन्हें यह दिखा रहा है कि असली प्यार और त्याग क्या होता है। उनका दिल अंजलि के लिए सम्मान और प्यार से पूरी तरह भर गया, लेकिन इसके साथ ही विक्रम के मन में एक गहरा डर भी पैदा हो गया। अगर अंजलि जिंदा है तो उन अपराधियों को भी यह बात पता चल सकती है
जिन्होंने 10 साल पहले उस पर हमला किया था। वे गुंडे आज भी आजाद घूम रहे थे और विक्रम से अपना पुराना बदला लेने की फिराक में थे। अगर उन्हें यह भनक लग गई कि डीएसपी की पत्नी जिंदा है और एक झुग्गी में बिना किसी सुरक्षा के रह रही है, तो वे उसे फिर से मारने में एक पल की भी देरी या बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। विक्रम ने तय किया कि वो अंजलि को तुरंत अपने घर नहीं ले जाएंगे। पहले उन्हें उस पूरे इलाके को गुंडों और अपराधियों से पूरी तरह साफ करना होगा, ताकि अंजलि और राजू को कोई खतरा न रहे। इसके साथ ही उन्हें बहुत धीरे धीरे और सावधानी से अंजलि की खोई हुई याददाश्त को वापस लाने की कोशिश करनी होगी। वह पार्वती को डराना नहीं चाहते थे। इसके लिए उन्हें अपना यह रुतबा, पुलिस की वर्दी और अपनी सारी ताकत को छोड़कर एक आम इंसान बनना होगा, जो पार्वती की जिंदगी में एक सच्चे और अच्छे दोस्त की तरह शामिल हो सके। अगली सुबह डीएसपी विक्रम सिंह ने अपने शानदार दफ्तर से एक लंबी छुट्टी का आवेदन मंजूर करवा लिया। उन्होंने अपनी चमकदार वर्दी को अलमारी में बंद किया और एक साधारण सूती का कुर्ता और पुराना पजामा पहन लिया। चेहरे पर थकान और साधारण इंसान जैसी झुर्रियां लाने के लिए उन्होंने कई दिनों तक अपनी दाढ़ी नहीं बनाई। कोई भी उन्हें देखकर यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह इंसान इस शहर का सबसे ताकतवर पुलिस अधिकारी है। विक्रम अब पूरी तरह से एक आम आदमी के रूप में अपनी पत्नी के पास जाने के लिए तैयार हो चुके थे। धूप खिल चुकी थी और विक्रम उसी संकरी और गंदी बस्ती के रास्ते पर दोबारा चल पड़े थे। इस बार उनके कदमों में कोई जल्दबाजी या खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और शांति थी। वह जानते थे कि उनका यह सफर बहुत लंबा और मुश्किल होने वाला है, लेकिन वह हर कीमत चुकाने को तैयार थे। उन्होंने रास्ते से एक छोटी सी दुकान से कुछ ताजे फल और बच्चों के लिए कुछ अच्छी दवाइयां खरीदी। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि वह अपनी पार्वती से एक आम इंसान की तरह पहली बार मिलने जा रहे थे। जैसे ही वह उस नुक्कड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि पार्वती अपनी झोपड़ी के बाहर एक पुराने टूटे हुए मटके में पानी भर रही थी। दिन की तेज रोशनी में उसके चेहरे का जला हुआ हिस्सा और भी ज्यादा भयानक और डरावना लग रहा था। लेकिन विक्रम के लिए वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी। उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी चमक और मासूमियत थी जो विक्रम की जान हुआ करती थी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल की तेज धड़कनों को काबू में किया और बहुत ही धीरे धीरे उसके करीब जाने लगे। बहन जी, क्या मुझे यहां पीने के लिए थोड़ा सा साफ पानी मिल सकता है? मैं बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूं और मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। विक्रम ने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना साधारण और कमजोर बनाते हुए कहा। पार्वती ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही पुराना खौफ वापस आ गया, लेकिन इस बार उसके सामने कोई सख्त पुलिस वाला नहीं, बल्कि एक थका हुआ और साधारण सा आदमी खड़ा था। उसने मटके से पानी का एक छोटा गिलास भरा और विक्रम की ओर बढ़ा दिया। विक्रम ने कांपते हाथों से पानी का गिलास लिया और उसे होठों से लगा लिया। यह केवल पानी नहीं, बल्कि 10 सालों की प्यास बुझाने वाला अमृत था। उनकी नजरें पार्वती के खुरदरे और कटे फटे हाथों पर टिकी थीं। ये वही हाथ थे जिन्हें विक्रम कभी हीरों से सजाते थे। आज उन पर सिर्फ मिट्टी लगी थी। विक्रम ने गहरे स्वर में धन्यवाद दिया। उनकी आवाज में छिपे दर्द को सुनकर पार्वती हैरान रह गई। फिर भी अपनी स्वाभाविक दयालुता के कारण उसने विक्रम को पास बिछी पुरानी खाट पर थोड़ी देर बैठकर आराम करने को कहा। विक्रम टूटी खाट पर बैठकर उस दयनीय झोपड़ी को देखने लगे। गीली दीवारें, टपकती छत और गरीबी की बदबू उनके सीने में दर्द पैदा कर रही थी। अंदर लेटा बीमार राजू कमजोर आवाज में खांस रहा था। पार्वती तुरंत उसके पास गई और उसे देसी जड़ी बूटियां खिलाने लगी। विक्रम की आंख से एक गर्म आंसू छलक पड़ा, जो अंजलि कभी लाखों रुपये दान करती थी, आज दवा के लिए मोहताज थी। विक्रम ने झोले से दवाइयां निकाली और धीरे से उसके पास जाकर कहा कि वह मुसाफिर है और उसके पास बुखार की कुछ अच्छी दवाइयां हैं। पार्वती ने दवाइयों की तरफ अविश्वास और उम्मीद भरी नजरों से देखा।
गरीब बस्ती में कभी कुछ मुफ्त नहीं मिलता। उसने पल्लू में बंधे सिक्कों को पकड़ते हुए पूछा कि इन दवाइयों की कीमत क्या है। यह सुनकर विक्रम का दिल टूट गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इनकी कोई कीमत नहीं, बस उनके खोए परिवार के लिए दुआ कर देना। पार्वती की आंखें नरम पड़ी और उसने दवा ले ली। राजू ने आंखें खोलकर विक्रम को देखा। विक्रम को उस बच्चे में अंजलि की पवित्र आत्मा और महान कर्मों का जीता जागता सबूत दिखाई दे रहा था। अगले कुछ दिनों में विक्रम बस्ती के नियमित आगंतुक बन गए। उन्होंने खुद को देव नाम के मुसाफिर के रूप में पेश किया। उन्होंने पार्वती की झोपड़ी की टपकती छत सुधारने में मदद की। उनके मजबूत हाथों ने टिन की चादरों को आसानी से ठीक कर दिया। पार्वती उन्हें देखती और उसे अजीब सी सुरक्षा का एहसास होता, जो उसने 10 सालों में महसूस नहीं किया था। वह अक्सर उन्हें टूटे कुल्हड़ में चाय देती। विक्रम के लिए चाय का हर घूंट जन्नत था। वे अक्सर साथ बैठकर जिंदगी, संघर्ष और राजू की मासूम मुस्कान के बारे में बातें करते थे। एक शाम कुछ गुंडे बस्ती में हफ्ता वसूली करने आ धमके। वे पार्वती की झोपड़ी पर पहुंचे और पैसों की मांग करने लगे। गुंडों के नेता ने उसके जले चेहरे का मजाक उड़ाया और हाथ पकड़ने की कोशिश की। इससे पहले कि वह छू पाता, विक्रम बीच में आ गए। उनकी आंखों में भयंकर गुस्सा धधक रहा था। उन्होंने गुंडे की कलाई पकड़कर जोर से मरोड़ा, जिससे वह चीख पड़ा। विक्रम ने उन्हें दोबारा न आने की चेतावनी दी। पार्वती उनकी ताकत और रक्षा करने के अंदाज को देखकर हैरान थी। उसे उनके गुस्से में अजीब सी पहचान महसूस हुई। बस्ती में रात का अंधेरा छा गया। दवा के असर से राजू का बुखार उतर चुका था। पार्वती आग के पास बैठी विक्रम को देख रही थी। उसने पूछा कि वह यहां क्यों रुका है और उनकी परवाह क्यों कर रहा है। विक्रम ने गहराई से उसकी आंखों में देखा। उन्होंने कोमल स्वर में कहा कि कभी कभी इंसान रास्ता भटक जाता है और उसे असली घर अनजान जगहों पर मिलता है। उन्होंने कहा कि अब वह अकेली नहीं है। यह सुनकर पार्वती की आंखों में आंसू आ गए, जिससे उसकी सालों की तन्हाई हमेशा के लिए धुल गई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, उनके बीच का बंधन मजबूत होता गया। विक्रम स्टेशन के पास चने बेचने में पार्वती की मदद करते और चुपचाप उसकी सुरक्षा करते। वह राजू को स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ना लिखना सिखाते। बस्ती के लोग अब उनका सम्मान करते और उन्हें देव बाबू कहते थे। हालांकि यह शांति बहुत नाजुक थी। स्थानीय माफिया, जो उसी गिरोह से जुड़ा था जिसने 10 साल पहले विक्रम पर हमला किया था, अब इस रहस्यमय अजनबी पर नजर रखने लगा था जिसने उनका धंधा चौपट किया था। अतीत की काली छाया उनके ठिकाने की तरफ बढ़ रही थी। विक्रम जानते थे कि वह बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। पुलिस फोर्स के बिना यहां रहना उन्हें कमजोर बना रहा था, लेकिन पार्वती को छोड़ना असंभव था। हर रात जब पार्वती और राजू शांति से सो रहे होते, विक्रम जागकर अपनी छिपी हुई रिवॉल्वर साफ करते थे। वह मध्यम चांदनी में उसके जले चेहरे को निहारते और खुद से वादा करते कि इतिहास दोबारा नहीं दोहराएगा। वह अपने परिवार की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें पूरा शहर क्यों न जलाना पड़े। जिस कर्म के नियम ने उन्हें मिलाया था, वही अब उनके सभी दुश्मनों का नाश करेगा। कल दिवाली का त्योहार पूरे शहर को रोशन करने वाला था। विक्रम ने राजू के लिए उपहार और पार्वती के लिए नई साड़ी खरीदने की योजना बनाई। वह उसे कम से कम एक दिन बिना किसी बोझ के मुस्कुराते देखना चाहते थे, लेकिन नियति की अपनी क्रूर समय सारिणी होती है। बस्ती में अपमान से क्रोधित माफिया बॉस ने अपने गुंडों को सबक सिखाने के लिए पूरे इलाके को जलाने का आदेश दे दिया था। इस खतरे से अनजान पार्वती नींद में एक धुंधली याद का सपना देख रही थी। एक बड़ा घर, वर्दी में एक आदमी और खौफनाक धमाके की आवाज। अब बड़े टकराव के लिए मंच तैयार हो चुका था। सख्त डीएसपी से आम इंसान बने विक्रम अपनी खोई पत्नी की नाजुक दुनिया और अंडरवर्ल्ड के अंधकार के बीच दीवार बनकर खड़े थे। बस्ती की जिन पटरियों ने हमेशा गरीबों का दुख देखा था, वे अब प्यार और बदले से भरे खून,
खराबे की गवाह बनने वाली थीं। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, विक्रम ने अपनी बंदूक शर्ट के नीचे छिपाई और ठंडी सुबह में बाहर कदम रखा। अंजलि की आत्मा और उनके साझा भविष्य के लिए यह अंतिम लड़ाई अब शुरू होने ही वाली थी। पार्वती भयानक सपने से कांपते हुए उठी। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने झोपड़ी में देखा तो देव अपनी जगह पर नहीं था। अचानक घबराहट की तेज लहर उसके अंदर दौड़ गई। क्या वह भी उन्हें छोड़कर चला गया? उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वह बाहर भागी। उसने देखा कि वह रेलवे ट्रैक के पास खड़े होकर दूर आसमान को घूर रहे थे। उगते सूरज ने उनके पीछे लंबी परछाई बना दी थी, जिससे वह निडर योद्धा लग रहे थे। वह धीरे धीरे उनके पास पहुंची, आने वाले तूफान से पूरी तरह अनजान थी। विक्रम ने उसके कदमों की आहट सुनी और पीछे मुड़ गए। उनके चेहरे की कठोर रेखाएं पल भर में एक प्यारी मुस्कान में बदल गईं। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे स्टेशन से खरीदी गई गर्म चाय का कप दिया। पार्वती ने उसे पकड़ लिया और उसकी सारी घबराहट उनकी उपस्थिति की गर्माहट में पिघल गई। वे दोनों चुपचाप खड़े होकर गुजरने वाली ट्रेनों को देखने लगे। शांति का यह छोटा सा पल बहुत खूबसूरत था, लेकिन विक्रम अच्छी तरह जानते थे कि यह तूफान से पहले की शांति है। उन्होंने इस शांति को सुरक्षित रखने की खामोश कसम खाई। विक्रम ने पार्वती से पूछा कि क्या वह कभी इस बस्ती को छोड़कर किसी बड़े घर में रहने की इच्छा रखती है। पार्वती ने उदासी से मुस्कुराते हुए अपने चेहरे के भयानक घाव को छुआ। उसने कहा कि बड़े घर के लिए सुंदर लोगों की जरूरत होती है और उसके जैसी बदसूरत औरत केवल अंधेरे के लायक है। ये शब्द विक्रम की आत्मा को चीर गए। वह करीब आए, उसके जले गाल को छुआ और फुसफुसाए कि असली सुंदरता दिल में होती है और उसका दिल सबसे खूबसूरत है। पार्वती उनके इस सच्चे प्यार को देखकर पूरी तरह अवाक रह गई। इस बीच स्थानीय गिरोह के अड्डे पर हथियारों को लोड किया जा रहा था। क्रूर माफिया बॉस काला ने जमीन पर पान थूकते हुए अपना अंतिम आदेश दिया। वह चाहता था कि आधी रात तक पूरी बस्ती जलाकर राख कर दी जाए। उसने विशेष रूप से अजनबी देव का जिक्र किया और उसका सिर काटकर लाने की मांग की। गुंडों ने मिट्टी के तेल के डिब्बे और लोहे की छड़ें लेकर अपनी मोटरसाइकिलें चालू कीं। शहर का अंधेरा हिस्सा सक्रिय हो रहा था, इस बात से अनजान कि उनका सामना शहर के सबसे खतरनाक पुलिस अधिकारी के कहर से होने वाला है। बस्ती में वापस राजू विक्रम की लाई खिलौना ट्रेन से खेल रहा था। पार्वती खाना बना रही थी और धीरे धीरे एक धुन गुनगुना रही थी। विक्रम यह सुनकर सुन्न पड़ गए। यह वही लोरी थी जो अंजलि 10 साल पहले गुनगुनाया करती थी। धुन का हर स्वर विक्रम के दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था, जो खुशी के दिनों की यादें ताजा कर रहा था। उन्होंने आंखें बंद कीं और धुन को महसूस किया। उन्होंने कसम खाई कि वह नफरत की आग को दोबारा अपनी जिंदगी निगलने नहीं देंगे। वह खूनी रात के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। सूरज डूबने से आसमान लाल और नारंगी हिंसक रंगों में रंग गया। बस्ती के लोग ठंड से बचने के लिए झोपड़ियों में लौट गए। विक्रम गली के प्रवेश द्वार पर जंग लगे बैरल पर बैठे थे। उनकी आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। मोटरसाइकिलों की दूर से आती दहाड़ ने रात का सन्नाटा तोड़ दिया। जमीन में हल्की कंपन होने लगी। विक्रम ने धीरे धीरे शर्ट के बटन खोले और लोडेड हथियार के ठंडे स्टील को बाहर निकाला। अब वह डीएसपी नहीं थे, केवल एक रक्षक पति बचा था, जो खून और गोलियों से अपनी नियति फिर से लिखने को तैयार था। विक्रम को भगवद गीता के कर्म सिद्धांत याद आने लगे। हर कर्म की समान प्रतिक्रिया होती है। जिन दुष्टों ने 10 साल पहले उनकी जिंदगी तबाह की थी, आज वे ही अपने गुंडों को उनके दरवाजे पर भेज रहे हैं। यह लौकिक चक्र है जो अब पूरा हो रहा है। उन्होंने पार्वती की झोपड़ी की तरफ देखा। वह उनका ब्रह्मांड है और यह बस्ती अब उनका पवित्र युद्ध क्षेत्र बन चुकी है। वह अधर्म को जीतने नहीं देंगे। उनकी उंगलियों ने ट्रिगर को कसकर पकड़ लिया। सांसें धीमी हो गईं और वह पूर्ण ध्यान और घातक शांति की स्थिति में प्रवेश कर गए। झोपड़ी के अंदर पार्वती को अचानक भयानक डर महसूस होने लगा।
हवा भारी और दमघोंटू लग रही थी। राजू नींद में कराह रहा था और करवटें बदल रहा था। उसने राजू पर पतला कंबल ओढ़ाया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। उसने कोने में जल रहे मिट्टी के छोटे दीपक को देखा। दरारों से आती तेज हवा के कारण लौ बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। उसने आंखें बंद कीं और जलती हुई कार की छवि उसके दिमाग में फिर चमक उठी। वह हांफते हुए अपनी छाती पकड़कर बैठ गई। अनजान की बाहर खड़ा आदमी उसके भूले अतीत की चाबी है। पहली मोटरसाइकिल विक्रम से 50 मीटर की दूरी पर रुक गई। उसकी तेज हेडलाइट्स ने कोहरे को चीर दिया। काला का दाहिना हाथ, एक विशाल आदमी जिसके हाथ में जलती मशाल थी, बाइक से उतरा। वह गालियां बकते हुए चिल्ला रहा था और बस्ती वालों को बाहर आकर अपने घर जलते देखने की मांग कर रहा था। दर्जनों बाइक पीछे आईं और प्रवेश द्वार को घेर लिया। हवा में मिट्टी के तेल और शराब की बदबू थी। विक्रम 1 इंच भी नहीं हिले। वह बिल्कुल शांत बैठे रहे। लोहे की इच्छा शक्ति के साथ नर्क के द्वार रोकने वाली एक ढाल बनकर विशाल गुंडे ने बैरल पर बैठे शांत आदमी को देखा। उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या यह भिखारी ही वह देव है जिसके बारे में चेतावनी दी गई थी। उसने पास की खाली झोपड़ी पर जलती मशाल फेंक दी। सूखी घास ने तुरंत आग पकड़ ली, जिससे विक्रम का चेहरा रोशन हो गया। नाचती आग की लपटों ने डीएसपी की आंखों की क्रूरता उजागर कर दी। गुंडे के होठों पर मजाक एकदम मर गया। वह एक कदम पीछे हट गया, यह महसूस करते हुए कि उसने सोते बाघ को जगा दिया है। हिसाब चुकता करने की खूनी रात आखिरकार आ गई थी। विक्रम ने बिना पल गनवाए अपनी रिवॉल्वर उठाई और सीधा निशाना साधते हुए ट्रिगर दबा दिया। गोली की तेज और कान फाड़ देने वाली आवाज ने रात के भयानक सन्नाटे को पूरी तरह चीर दिया। वह जलती हुई मशाल विशाल गुंडे के हाथ से छूटकर दूर कीचड़ में जा गिरी और तुरंत बुझ गई। सारे गुंडे एक पल के लिए सन्न रह गए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस गरीब बस्ती में कोई इतनी हिम्मत दिखाएगा। विक्रम धीरे से अपनी जगह से उठे। उनकी आंखों में पल रही नफरत और गुस्सा अब पूरी तरह से बाहर आ चुका था। विशाल गुंडे ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपने साथियों को विक्रम पर हमला करने का आदेश दिया। दर्जनों बदमाश लोहे की छड़ें और तेज चाकू लेकर एक साथ उन पर टूट पड़े। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका सामना किसी साधारण इंसान से नहीं, बल्कि राज्य के सबसे होनहार पुलिस अधिकारी से हो रहा है। विक्रम ने बेहद फुर्ती से पहले गुंडे का वार रोका और उसके पेट में जोरदार लात मारी। वह हवा में उछलकर दूर जा गिरा। विक्रम के हर एक वार में 10 सालों का गहरा दर्द और अपनी पत्नी को खोने की भयानक तड़प साफ झलक रही थी। एक अन्य बदमाश ने पीछे से विक्रम पर लोहे की चेन से वार करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने पलक झपकते ही उसकी कलाई पकड़ ली। उन्होंने एक जोरदार झटके से उस बदमाश को जमीन पर पटक दिया और उसकी चेन छीन ली। अब विक्रम के हाथों में वह लोहे की चेन मौत का दूसरा नाम बन चुकी थी। उन्होंने उस चेन को हवा में घुमाया और एक साथ 3 गुंडों को जमीन पर गिरा दिया। बस्ती के डरे हुए लोग अपने दरवाजों की दरारों से इस अकेले मुसाफिर को एक खूंखार शेर की तरह लड़ते हुए देख रहे थे। विक्रम का शरीर पूरी तरह से पसीने और कीचड़ से सन चुका था, लेकिन उनके इरादों में जरा भी कमजोरी नहीं आई थी। वह सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उस पूरी बस्ती, उस मासूम राजू और अपनी पार्वती की सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे। उनका हर एक मुक्का उन अपराधियों के चेहरों की हड्डियां तोड़ रहा था। गुंडों की चीखें रात के अंधेरे में बहुत भयानक लग रही थीं। विक्रम ने पुलिस अकादमी में सीखी अपनी हर एक कला का इस्तेमाल किया। वह आज किसी भी गुंडे को जिंदा वापस जाने देने के मूड में नहीं थे। बाहर हो रहे इस भयानक शोर और गोलियों की आवाज ने पार्वती को गहरी नींद से झकझोर कर उठा दिया। वह झोपड़ी के अंदर बुरी तरह कांप रही थी। राजू डर के मारे जोर जोर से रोने लगा था। पार्वती ने तुरंत राजू को अपने सीने से लगा लिया और उसके कान बंद कर दिए ताकि वह और ज्यादा न डरे। उसका दिल बहुत जोरों से
धड़क रहा था और उसे अपने देव की बहुत चिंता हो रही थी। वह जानती थी कि देव बाहर बिल्कुल अकेला है और वह इन खूंखार दरिंदों का सामना अकेले कभी नहीं कर पाएगा। वह बहुत घबरा गई थी। पार्वती अपनी जान की परवाह किए बिना राजू को बिस्तर के नीचे छिपाकर धीरे से झोपड़ी के दरवाजे तक आई। उसने टिन के दरवाजे की एक छोटी सी दरार से बाहर का दृश्य देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर का नजारा किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। वह साधारण सा मुसाफिर, जिसे वह देव समझती थी, आज एक योद्धा की तरह उन हथियारों से लैस दरिंदों को धूल चटा रहा था। उसकी लड़ने की तकनीक, उसका वह बेखौफ अंदाज और उसकी वह तेज फुर्ती किसी भी आम इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। पार्वती का दिमाग सुन्न पड़ गया। वह मुसाफिर आखिर है कौन? कोई आम इंसान इतने खतरनाक बदमाशों से बिना किसी डर के कैसे लड़ सकता है? उसके दिल में हजारों सवाल उठने लगे। तभी उसने देखा कि एक गुंडा छुपकर विक्रम के पीछे जा रहा है और उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू है। पार्वती की सांसें अटक गईं। वह चीखना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वह अपनी आंखें बंद करके सिर्फ भगवान से देव की जान बचाने की मिन्नतें और बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रही थी। विक्रम को अपने पीछे से आ रहे खतरे का एहसास हो गया था। जैसे ही उस गुंडे ने चाकू से वार किया, विक्रम ने तेजी से झुककर खुद को बचाया और अपनी कोहनी से उस गुंडे के चेहरे पर एक बहुत जोरदार प्रहार किया। गुंडे की नाक की हड्डी टूट गई और वह खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सुकून था। आज वह 10 सालों की उस भयानक घुटन और नफरत को अपने शरीर से पूरी तरह बाहर निकाल रहे थे। लड़ाई के दौरान एक बदमाश की लोहे की रॉड विक्रम के बाएं कंधे पर जोर से लगी। विक्रम दर्द से कराह उठे और उनके कंधे से खून की एक तेज धार बहने लगी। उनकी कमीज खून से पूरी तरह लाल हो गई। यह दृश्य देखकर पार्वती की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह रॉड विक्रम के नहीं, बल्कि सीधे उसके अपने दिल पर लगी हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अनजान मुसाफिर उसकी और इस गरीब बस्ती की खातिर अपनी जान की बाजी आखिर क्यों लगा रहा है। खून बहने के बावजूद विक्रम के हौसले में कोई कमी नहीं आई। उस शारीरिक दर्द ने उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और एक जोरदार दहाड़ के साथ बचे हुए गुंडों पर टूट पड़े। उनका यह रौद्र रूप देखकर बाकी के गुंडों के पसीने छूटने लगे। जो लोग बस्ती को जलाने आए थे, वे अब अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटने लगे थे। विक्रम की आंखों में जल रही वह खौफनाक आग किसी भी इंसान को राख करने के लिए काफी थी। बस्ती वाले यह चमत्कार देखकर बिल्कुल हैरान थे। खून और लड़ाई का यह भयानक नजारा देखकर पार्वती के दिमाग में अचानक बहुत अजीब सी हलचल होने लगी। उसके सिर में एक बहुत तेज और असहनीय दर्द उठा, जैसे कोई हथौड़े से उसके दिमाग पर वार कर रहा हो। उसे ऐसा लगा जैसे वह यह सब पहले भी कहीं देख चुकी है। गोलियों की गूंज, खून से स्नेक कपड़े और किसी अपने को बचाने की वह पागलपन भरी जद्दोजहद। उसके दिमाग के बंद दरवाजे पर पुरानी यादें बहुत जोर से दस्तक दे रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक यह सब क्या हो रहा है। एक बहुत धुंधली सी तस्वीर उसकी आंखों के सामने बार बार तैरने लगी। उस तस्वीर में एक आदमी बिल्कुल इसी तरह अपनी जान पर खेलकर उसे कुछ गुंडों से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उस आदमी ने भी पुलिस की एक शानदार वर्दी पहन रखी थी और उसके चेहरे पर भी ऐसा ही गुस्सा और प्यार था। वह आदमी कौन था? क्या वह देव था? पार्वती का सिर चकराने लगा और वह दरवाजे का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई। 10 सालों से सोई हुई उसकी यादें अब उस गहरे समंदर से बाहर आने के लिए पूरी तरह तड़प रही थीं। तभी उस खूनी खेल और भयानक शोर के बीच माफिया बॉस काला अपनी बड़ी और महंगी गाड़ी से बाहर निकला। उसने देखा कि उसके सारे खतरनाक गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से बुरी तरह तड़प रहे हैं। उसे अपनी आंखों पर
बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी लोडेड पिस्तौल निकाली और सीधे विक्रम की तरफ तान दी। तू कौन है बे? मेरी इस बस्ती में घुसकर मेरे ही आदमियों को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा। उसकी आवाज सुनकर विक्रम ने अपने कंधे से बहते खून को पोंछा और धीरे से मुड़े। विक्रम ने एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान के साथ काला की आंखों में सीधा देखा। रात के अंधेरे और उस मध्यम रोशनी में काला को विक्रम का चेहरा पहचानने में कुछ सेकंड लगे। जैसे ही उसने उस चेहरे को गौर से देखा, उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया और वह बुरी तरह कांपने लगा। विक्रम की वह डरावनी मुस्कान देखकर काला के पसीने छूट गए। तूने मुझे पहचाना नहीं काला। 10 साल पहले तूने मेरी जिंदगी तबाह की थी और मेरी दुनिया उजाड़ दी थी। आज तू यहां मेरी ही दुनिया को फिर से आग लगाने आया है। विक्रम की आवाज में मौत जैसी ठंडक थी। मैं डीएसपी विक्रम सिंह हूं और आज तेरा आखिरी दिन है। यह नाम सुनते ही काला के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई। डीएसपी विक्रम सिंह का नाम पूरे अंडरवर्ल्ड में मौत का दूसरा नाम माना जाता था। उसे लगा था कि विक्रम अपनी पत्नी की मौत के बाद अंदर से पूरी तरह टूट चुका है और अब वह कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज वह एक भयानक काल बनकर उसके सामने बिल्कुल जिंदा खड़ा था। काला की उंगलियां अपनी पिस्तौल के ट्रिगर पर बुरी तरह कांपने लगी थीं। डीएसपी विक्रम सिंह, यह नाम हवा में गूंजते ही झोपड़ी में बैठी पार्वती के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गया। उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा और भयानक धमाका हुआ। विक्रम, विक्रम, यह नाम उसकी जुबान पर अनजाने में ही आ गया। उसे याद आया कि कैसे वह इसी नाम को पुकारती थी जब वह बहुत खुश होती थी या जब उसे बहुत डर लगता था। वह आदमी जो उसे देव बनकर अपना बेइंतहा प्यार दे रहा था, वह कोई अजनबी मुसाफिर नहीं था। वह तो उसका अपना विक्रम था, उसका अपना पति। पार्वती के गालों पर आंसुओं की तेज झड़ी लग गई। उसके दिमाग के सारे जाले साफ हो रहे थे। उसे याद आ गया अपना वह आलीशान घर, अपनी वह लाल रंग की साड़ी और वह भयानक रात जब उसकी कार में बम धमाका हुआ था। उसे याद आ गया कि कैसे विक्रम उसे बचाने के लिए आग में कूदने की कोशिश कर रहा था। वह पार्वती नहीं थी, वह अंजलि थी, इस महान पुलिस अफसर की इकलौती मोहब्बत। उसने अपने जले हुए चेहरे को छुआ, लेकिन अब उसे अपने इस रूप से कोई शर्म या डर नहीं लग रहा था। काला को यह समझ आ गया था कि अब उसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। मौत के भयानक डर से कांपते हुए उसने बिना कुछ सोचे समझे विक्रम पर सीधा फायर कर दिया। गोली की तेज आवाज ने एक बार फिर रात का सन्नाटा तोड़ दिया। वह गोली विक्रम के पेट के किनारे को छूती हुई निकल गई और विक्रम एक झटके से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। उनके पेट से खून की एक तेज धार बह निकली। यह खौफनाक दृश्य देखकर अंजलि की आत्मा जैसे उसके शरीर से पूरी तरह अलग हो गई। नहीं, वह पूरी ताकत से चीखती हुई अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर दौड़ पड़ी। उसे अब अपनी जान, उस भयानक गुंडे काला या अपने उस जले हुए चेहरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपने विक्रम को मौत के मुंह से बचाना था। बारिश और कीचड़ के बीच नंगे पैर भागती हुई अंजलि सीधा विक्रम के पास पहुंची। उसने जमीन पर गिरे हुए विक्रम को तुरंत अपनी कमजोर बाहों में भर लिया। वह अपने दुबले पतले शरीर से विक्रम के लिए एक मजबूत ढाल बन गई थी, ताकि कोई और गोली उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। देव, नहीं, मेरे विक्रम, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। वह फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंसुओं ने विक्रम के चेहरे पर लगे खून को धो दिया। विक्रम ने अपनी भारी होती आंखों से अंजलि को देखा। आज वह उन्हें एक अजनबी मुसाफिर नहीं मान रही थी। उसकी आंखों में वही 10 साल पुराना बेइंतहा प्यार, फिक्र और अपनापन पूरी तरह से लौट आया था। विक्रम के होंठों पर इस भयानक शारीरिक दर्द के बावजूद एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उनका 10 सालों का वनवास आज आखिरकार पूरी तरह खत्म हो गया था। उस क्षण विक्रम के खून की महक
और उसकी बाहों की छुअन ने अंजलि को पूरी तरह से उसकी असलियत लौटा दी थी। उसने विक्रम के खून से सने चेहरे को अपने कांपते हाथों में लिया और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, मुझे सब याद आ गया विक्रम, मैं तुम्हारी अंजलि हूं। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें पहचानने में इतनी देर कर दी। यह सुनकर विक्रम की आंखों से भी खुशी के आंसू बह निकले। इस खूनी और भयानक युद्ध के बीच भी उन दोनों का यह पुनर्मिलन बहुत ही ज्यादा पवित्र और खूबसूरत था। काला अपनी पिस्तौल में दूसरी गोली लोड कर रहा था ताकि वह दोनों पति पत्नी को एक साथ हमेशा के लिए खत्म कर सके और अपना पुराना बदला पूरा कर सके। उसने अपनी पिस्तौल अंजलि के सिर पर तान दी। अंजलि ने विक्रम को और कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह विक्रम के साथ मरने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन इससे पहले कि काला ट्रिगर दबा पाता, पूरी बस्ती के चारों तरफ से बहुत सारे पुलिस सायरन की तेज और कान फाड़ने वाली आवाजें गूंजने लगीं। न्याय का पहिया अब पूरी तरह घूम चुका था। लाल और नीली बत्तियों की चमक ने बस्ती के घने अंधेरे को पूरी तरह से चीर दिया। पुलिस की दर्जनों गाड़ियों के सायरन की तेज आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। काला और उसके गुंडों के चेहरों पर अब मौत का साफ खौफ दिखाई दे रहा था। वे चारों तरफ से हथियारों से लैस स्पेशल पुलिस फोर्स द्वारा पूरी तरह से घिर चुके थे। भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। यह कर्म का वही भयानक चक्र था जिसने 10 साल बाद इस अपराधी को उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहां से उसके सारे पापों की शुरुआत हुई थी। भारी बूटों की आवाज के साथ पुलिस के जवान तेजी से आगे बढ़े। विक्रम के वफादार जूनियर अधिकारी ने अपनी बंदूक काला के सिर पर तान दी। मौत को इतने करीब देखकर उस क्रूर माफिया बॉस के हाथ से पिस्तौल छूटकर कीचड़ में गिर गई। उसने कांपते हुए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। पुलिस ने तुरंत उसे और उसके बचे हुए घायल गुंडों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हथकड़ियां पहना दी। बस्ती के गरीब लोग अपने दरवाजों से यह सब देखकर हैरान थे। आज बुराई पर सच्चाई की बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत हुई थी जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। सभी पुलिस अधिकारियों की नजरें अचानक उस कीचड़ भरे मैदान के बीचों बीच टिक गईं। वहां उनका सबसे सख्त और ताकतवर डीएसपी जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था और उसके ऊपर एक गरीब फटे कपड़ों वाली महिला ढाल बनकर बैठी थी जो बुरी तरह रो रही थी। यह दृश्य देखकर पूरी फोर्स स्तब्ध रह गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह जले हुए चेहरे वाली अनजान महिला कौन है जो उनके साहब के लिए अपनी जान देने को तैयार है। अधिकारियों ने तुरंत मेडिकल टीम को जोर जोर से मदद के लिए आवाजें लगाने का आदेश दिया और दौड़ पड़े। विक्रम के पेट से खून लगातार बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। दर्द का उन्हें कोई एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मौजूद थी। उन्होंने अपने कमजोर और कांपते हुए हाथ को उठाया और अंजलि के आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को छुआ। 10 साल बाद अपनी पत्नी के असली स्पर्श को महसूस करके विक्रम की आत्मा खुशी से झूम उठी। उनके सूखे होंठों से केवल एक ही शब्द निकला, अंजलि। वह मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्होंने मौत को अपनी सच्ची मोहब्बत से पूरी तरह हरा दिया हो। दूसरी तरफ अंजलि का दिमाग इस भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव को और ज्यादा नहीं सह पा रहा था। 10 सालों की भूली हुई यादें किसी विशाल और खतरनाक बाढ़ की तरह उसके मस्तिष्क में एक साथ घुस रही थीं। वह भयंकर बम धमाका, कार में लगी आग की लपटें, गंगा नदी का वह जमा देने वाला ठंडा पानी और डूबने का वह खौफनाक एहसास, ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने किसी तेज फिल्म की तरह चल रहे थे। उसका कमजोर शरीर अतीत के इस भयानक सदमे और वर्तमान की इस खूनी सच्चाई के बीच बुरी तरह से पिस रहा था। अंजलि ने अपने खुरदरे और कटे फट्टे हाथों को देखा, फिर अपने फटे हुए मैले कपड़ों पर नजर डाली। उसे याद आ रहा था अपना वह आलीशान महल जैसा घर और वह रेशमी लाल साड़ी जो उसने धमाके वाली रात पहनी थी। अपने उस खूबसूरत अतीत और आज की इस भयानक गरीबी और बदसूरती के बीच का यह भारी अंतर उसके लिए असहनीय हो गया था। उसने आसमान की तरफ देखकर
एक बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली चीख मारी। उसकी यह चीख रात के अंधेरे में इतनी तेज थी कि वहां खड़े हर इंसान की रूह पूरी तरह कांप गई। उस भयानक चीख के साथ ही अंजलि के शरीर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया। उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर सीधे विक्रम के खून से सने सीने पर गिर पड़ी। विक्रम घबरा गए और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनका खुद का शरीर खून बहने के कारण कमजोर हो चुका था। डॉक्टर जल्दी आओ, मेरी अंजलि को बचाओ। विक्रम की दर्द भरी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। मेडिकल टीम स्ट्रेचर लेकर तुरंत दौड़ती हुई आई और उन दोनों को बहुत ही सावधानी से उस कीचड़ से उठाया। पैरामेडिक्स ने दोनों को अलग अलग स्ट्रेचर पर लेटाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने अंजलि का हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि कोई उसे छुड़ा नहीं पाया। वे अपनी बेहोश पत्नी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। अंततः डॉक्टरों को उन दोनों को एक ही एम्बुलेंस में लिटाना पड़ा। एम्बुलेंस का तेज और भयानक सायरन बजने लगा और वह भारी बारिश को चीरती हुई शहर के सबसे बड़े और महंगे अस्पताल की तरफ बहुत तेजी से दौड़ पड़ी। विक्रम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वे केवल अंजलि को देख रहे थे। एम्बुलेंस के अंदर की तेज नीली रोशनी में अंजलि का जला हुआ चेहरा और भी ज्यादा पीला और बेजान लग रहा था। विक्रम की खुद की हालत बहुत गंभीर थी। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और पेट पर बंधी पट्टियां खून से पूरी तरह लाल हो चुकी थीं, लेकिन उन्हें अपने घाव की कोई परवाह नहीं थी। उनकी नजरें हार्ट मॉनिटर पर चलने वाली टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं पर टिकी थीं। वह मन ही मन भगवान से लड़ रहे थे कि अगर आज अंजलि को कुछ हो गया तो वह दुनिया की हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे और तबाह कर देंगे। विक्रम को इस पूरे घटनाक्रम में कर्मों के चक्र का एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी खेल दिखाई दे रहा था। जिस गंगा नदी ने अंजलि को उनसे दूर किया था, उसी नदी ने उसे एक नया जीवन भी दिया था। और जिन अपराधियों ने 10 साल पहले उनकी हंसती खेलती दुनिया को बम धमाके से उजाड़ दिया था, आज उन्हीं अपराधियों के इस हमले ने अंजलि की सोई हुई याददाश्त को वापस ला दिया। नियति का यह क्रूर लेकिन न्यायपूर्ण खेल विक्रम की समझ से बिल्कुल परे था। उन्हें विश्वास हो गया कि सच्चा प्यार कभी मौत से नहीं हार सकता है। अचानक एम्बुलेंस के अंदर लेटे हुए विक्रम को उस टूटी हुई झोपड़ी में सो रहे मासूम राजू की याद आई। अंजलि अपनी जान जोखिम में डालकर भी उस अनाथ दलित बच्चे को बचाने के लिए वापस भागी थी। राजू अंजलि की ममता और उसके महान कर्मों का सबसे बड़ा प्रतीक था। विक्रम ने बहुत ही मुश्किल से अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और पास बैठे पुलिस अधिकारी को सख्त आदेश दिया। राजू, उस झोपड़ी में एक बच्चा है राजू, उसे तुरंत सुरक्षित यहां अस्पताल लेकर आओ, उसे खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर विक्रम दर्द के कारण फिर से बेहोश हो गए। एम्बुलेंस कुछ ही मिनटों में शहर के सबसे आधुनिक और महंगे अस्पताल के आपातकालीन द्वार पर रुक गई। वहां सफेद कोट पहने दर्जनों डॉक्टर और नर्सें पहले से ही पूरी तरह तैयार खड़े थे। चमचमाती रोशनियों और साफ सुथरे संगमरमर के फर्श वाले इस अस्पताल का माहौल उस गंदी और बदबूदार बस्ती से बिल्कुल अलग था। यह वही आलीशान दुनिया थी जिससे अंजलि 10 साल पहले बहुत दूर जा चुकी थी। आज वह अपने उसी पुराने और अमीर जीवन में एक बेहोश और लाचार मरीज के रूप में वापस लौट रही थी। स्ट्रेचर बहुत तेजी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागने, डॉक्टरों ने विक्रम और अंजलि को अलग अलग ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का फैसला किया। जैसे ही नर्सों ने विक्रम के हाथ से अंजलि का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, विक्रम को थोड़ी सी होश आ गई। उन्होंने अंतिम बार अंजलि के शांत चेहरे को देखा और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। विक्रम ने मुख्य सर्जन का कॉलर पकड़ लिया और कांपती हुई भारी आवाज में कहा, मुझे कुछ भी हो जाए परवाह नहीं, लेकिन मेरी अंजलि जिंदा बचनी चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं इस अस्पताल को जला दूंगा। इसके तुरंत बाद वे गहरी नींद में पूरी तरह डूब गए। ऑपरेशन थिएटर के अंदर की तेज और चुभने वाली रोशनी में विक्रम की सर्जरी शुरू हो गई।
डॉक्टरों की पूरी टीम बहुत ही सावधानी से उनके पेट से गोली निकालने में जुट गई। गोली बहुत अंदर तक घुस गई थी और काफी ज्यादा खून भी बह चुका था, लेकिन किस्मत से किसी भी मुख्य अंग को कोई भारी नुकसान नहीं पहुंचा था। विक्रम का शरीर बहुत मजबूत था और उनके अंदर अंजलि के लिए जिंदा रहने की एक बहुत बड़ी और खौफनाक इच्छा शक्ति थी। यह वही बेइंतहा प्यार था जो उनकी धड़कनों को रुकने से हर पल पूरी तरह रोक रहा था। दूसरी तरफ एक अलग कमरे में वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिकों की टीम अंजलि की बहुत बारीकी से जांच कर रही थी। उसका शरीर 10 सालों के कुपोषण, कड़ी मेहनत और भूख के कारण अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात उसका दिमाग था। अचानक पुरानी यादों के वापस आने और उस खूनी लड़ाई के भयानक सदमे ने उसके पूरे नर्वस सिस्टम को बहुत गहरा और खतरनाक आघात पहुंचाया था। डॉक्टरों का कहना था कि यह एक बहुत ही गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात है और उसे होश में आने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। अस्पताल के आईसीयू के बाहर के गलियारे में अब पुलिस अधिकारियों की भारी भीड़ जमा होने लगी थी। हर किसी के चेहरे पर चिंता और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। डीएसपी विक्रम सिंह की मृत पत्नी का 10 साल बाद जिंदा मिलना किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। यह सनसनीखेज खबर पुलिस महकमे और शहर के बड़े लोगों के बीच बहुत तेज ही से फैल रही थी। मीडिया को इस खबर से पूरी तरह दूर रखा गया था ताकि अंजलि की निजता और सुरक्षा पर कोई आंच न आए। जूनियर अधिकारी बाहर खड़े होकर लगातार भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे थे। बेहोशी की उस गहरी और खामोश दुनिया में अंजलि का दिमाग अभी भी अपने अतीत से बहुत भयानक लड़ाई लड़ रहा था। वह एक बहुत ही डरावना सपना देख रही थी जहां वह उफनती हुई गंगा नदी के बीचों बीच डूब रही है। नदी का वह ठंडा और क्रूर पानी उसके शरीर को नीचे की तरफ खींच रहा था। उसे लग रहा था जैसे यह पानी उसकी पुरानी पहचान, उसके खूबसूरत चेहरे और उसके सारे सुखों को धोकर उसे हमेशा के लिए वह गरीब और बदसूरत पार्वती बना रहा है। वह सपने में सांस लेने के लिए बहुत बुरी तरह तड़प रही थी। अचानक सपने में ही पानी के उस भयानक अंधकार में एक बहुत मजबूत और गर्म हाथ ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। यह हाथ विक्रम का था। विक्रम ने उसे उस मौत के गहरे भंवर से बाहर खींच लिया और उसे अपने सुरक्षित सीने से लगा लिया। जैसे ही वह सपने में विक्रम की बाहों में आई, नदी का सारा डर और ठंडक पूरी तरह से गायब हो गई। यह सच्चा प्यार ही था जो उसकी भटकी हुई आत्मा को शांति दे रहा था। इस गहरे एहसास ने उसके शरीर के नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे शांत और स्थिर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और रात का वह खौफनाक अंधेरा अब पीछे छूटने लगा था। काशी शहर के ऊपर एक नई और बहुत ही खूबसूरत सुबह ने अपनी पहली किरण बिखेरी। दूर मौजूद प्रसिद्ध मंदिरों से आती हुई शंख और पवित्र भजनों की मीठी आवाजें हवा में गूंज रही थीं। यह आवाजें इस बात का बहुत बड़ा संकेत थी कि बुराई का हमेशा के लिए अंत हो चुका है और एक नए जीवन की शानदार शुरुआत होने वाली है। अस्पताल के शांत और सफेद कमरों में भी सुबह की वह ताजा और सुनहरी धूप उम्मीद बनकर पूरी तरह फैलने लगी थी। लगभग 24 घंटे बाद विक्रम को पूरी तरह से होश आ गया। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उन्हें अपने पेट में टांकों का एक बहुत भयानक और तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने उस दर्द की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उनका पहला विचार और उनके होंठों पर पहला शब्द सिर्फ अंजलि ही था। उन्होंने अपने हाथों से ड्रिप की नलियों को बहुत बेरहमी से खींचकर निकाल दिया। वहां मौजूद नर्सें उन्हें रोकने और बेड पर लिटाने के लिए दौड़ी, लेकिन विक्रम की आंखों में जो पागलपन और दृढ़ संकल्प था, उसे देखकर कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। विक्रम ने अपने पेट के घाव को एक हाथ से कसकर दबाया ताकि खून न बहे। वह बहुत ही धीमी और दर्द भरी चाल से उस लंबे सफेद गलियारे में चलने लगे। हर एक कदम के साथ उनका दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनका दिल अंजलि तक पहुंचने के लिए बहुत जोरों से तड़प रहा था। आखिरकार वह आईसीयू के उस शीशे वाले कमरे के बाहर पहुंच गए।
शीशे के उस पार उनकी अंजलि कई तरह की मशीनों और नलियों के बीच बहुत ही शांत लेटी हुई थी। उसका जला हुआ चेहरा अब बहुत ही ज्यादा पीला और कमजोर लग रहा था। विक्रम शीशे पर हाथ रखकर अपनी अंजलि को निहार रहे थे कि तभी पीछे से पुलिस अधिकारी उस मासूम राजू को लेकर वहां पहुंच गया। राजू उस इतने बड़े और चमकदार अस्पताल को देखकर बहुत बुरी तरह डरा और सहमा हुआ था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसी जगह तो बाहर अस्पताल को देखकर नहीं देखी थी। जैसे ही उसकी नजर उस शीशे के पार लेटी हुई पार्वती पर पड़ी, वह जोर जोर से रोने लगा। मेरी पार्वती मां को क्या हुआ, उन्हें बाहर निकालो। वह छोटा सा दलित बच्चा शीशे को अपने नन्हे और कमजोर हाथों से पीट पीट कर बहुत जोर से चीखने लगा। विक्रम ने बहुत ही प्यार और दर्द के साथ राजू को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। विक्रम को अब पूरी तरह से यह बात समझ आ चुकी थी कि यह मासूम बच्चा अंजलि के अतीत और वर्तमान के बीच का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पुल है। इस महतूक बच्चे के सच्चे प्यार और देखभाल ने ही तो पार्वती के रूप में अंजलि की इंसानियत और उसकी महान आत्मा को इन 10 सालों तक जिंदा रखा था। विक्रम ने राजू के आंसुओं को बहुत प्यार से पोंछा और वादा किया कि उसकी मां बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तभी आईसीयू का दरवाजा धीरे से खुला और मुख्य न्यूरोलॉजिस्ट बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक बहुत बड़ी राहत भी साफ झलक रही थी। उन्होंने विक्रम के कंधे पर हाथ रखते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा, डीएसपी साहब, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी पत्नी की जान अब पूरी तरह से खतरे से बाहर है। उनके शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करने लगे हैं, लेकिन उनके दिमाग पर जो बहुत गहरा आघात लगा है, उससे बाहर आने में और अपनी नई जिंदगी को अपनाने में उन्हें काफी लंबा समय और बहुत प्यार लग सकता है। विक्रम ने एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी सांस ली। उन्होंने राजू का हाथ कसकर पकड़ लिया और डॉक्टर को धन्यवाद दिया। वह जानते थे कि अब उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल लड़ाई लड़नी है। उन्हें बंदूक और गोलियों से नहीं, बल्कि बेइंतहा प्यार और बहुत सारे धैर्य से अंजलि के टूटे हुए दिल और आत्मा का इलाज करना था। उन्हें उस गरीब पार्वती के अंदर छिपे हुए अपराध बोध और हीन भावना को मिटाकर उसे दोबारा अपनी अंजलि बनाना था। विक्रम पूरी हिम्मत और जज्बे के साथ इस नए सफर के लिए अब बिल्कुल तैयार खड़े थे। अंजलि ने बहुत ही धीरे धीरे अपनी भारी आंखें खोलीं। उसे अपने ऊपर अस्पताल की छत की तेज और चुभने वाली सफेद रोशनी दिखाई दी। हवा में दवाइयों और एंटीसेप्टिक की वह तेज महक थी, जो बस्ती की उस घुटन भरी झोपड़ी के धुएं और मिट्टी की बदबू से बिल्कुल अलग थी। वह नरम और साफ सुथरे बिस्तर पर लेटी हुई थी। यह आरामदायक एहसास उसके लिए बहुत नया और अजीब था, क्योंकि पिछले 10 सालों से वह केवल जमीन पर एक फटी हुई चटाई पर ही सोती आई थी। उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह से सुन्न था। जैसे जैसे उसकी चेतना वापस लौट रही थी, उसे अपने पास रखी हार्ट मॉनिटर मशीन की लगातार बीप बीप की आवाज सुनाई देने लगी। अचानक उसके दिमाग में उस खौफनाक रात के सारे दृश्य एक साथ कौंध गए। वह बारिश, वह खूनी लड़ाई, गुंडों का हमला और विक्रम के पेट में लगने वाली वह भयानक गोली। विक्रम का खून से लथपथ चेहरा याद आते ही अंजलि बुरी तरह घबरा गई। उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगीं और हार्ट मॉनिटर की आवाज भी भयानक रूप से तेज हो गई। वह बिस्तर पर उठने के लिए बहुत बुरी तरह तड़पने लगी। उसने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कमजोर शरीर उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रहा था। उसके सूखे हुए होंठों से केवल विक्रम का नाम ही बहुत धीमी आवाज में निकल पा रहा था। मॉनिटर की तेज आवाज सुनकर एक नर्स तुरंत भागती हुई कमरे के अंदर आई। उसने अंजलि को बहुत ही प्यार से वापस बिस्तर पर लिटाया और उसे शांत करने की कोशिश की। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके पति अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं। नर्स ने उसके बालों को सहलाते हुए बहुत ही मीठे स्वर में कहा। पति, यह एक छोटा सा शब्द
अंजलि के दिमाग में बहुत जोर से गूंजने लगा। पार्वती के रूप में पिछले 10 सालों के लंबे और दर्दनाक सफर में उसका अपना कोई नहीं था। वह इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली और बेसहारा थी। लेकिन आज वह फिर से अंजलि बन चुकी थी, जो शहर के सबसे ताकतवर और बड़े पुलिस अधिकारी डीएसपी विक्रम सिंह की पत्नी थी। उसके अंदर की वह लाचार पार्वती और अमीर अंजलि आपस में बहुत भयानक युद्ध कर रही थी। इन दोनों पहचानों के बीच का यह मनोवैज्ञानिक टकराव उसके लिए बहुत असहनीय था। तभी आईसीयू का भारी शीशे वाला दरवाजा बहुत धीरे से खुला। विक्रम अपने पेट के घाव को एक हाथ से कसकर पकड़े हुए और अस्पताल के साधारण कपड़े पहने हुए कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनका चेहरा दर्द के कारण बहुत पीला पड़ चुका था, लेकिन उनकी आंखों में दुनिया की सबसे बड़ी खुशी साफ चमक रही थी। विक्रम को अपने सामने जिंदा और सुरक्षित खड़ा देखकर अंजलि के दिल को बहुत बड़ा सुकून मिला। उसकी आंखों से आंसुओं की एक तेज धारा फूट पड़ी, जो उसके सालों के दर्द को पूरी तरह धो रही थी। विक्रम बहुत ही धीरे धीरे चलते हुए बिस्तर के पास आए और अंजलि के बिल्कुल करीब बैठ गए। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से अंजलि के कमजोर और खुरदरे हाथ को बहुत प्यार से पकड़ लिया। कमरे के उस खामोश वातावरण में उन 10 सालों की जुदाई का पूरा दर्द और भारीपन साफ महसूस किया जा सकता था। विक्रम ने अंजलि के हाथ को चूम लिया और उनके गर्म आंसू अंजलि के जले हुए गालों पर गिरने लगे। इस पवित्र स्पर्श ने बिना कोई शब्द बोले ही उनके बीच के सारे फासलों को हमेशा के लिए मिटा दिया। लेकिन अचानक अंजलि के अंदर छुपी हुई वह गरीब पार्वती की हीन भावना बाहर आ गई। उसने घबराहट में अपना हाथ विक्रम की पकड़ से झटके से पीछे खींच लिया और अपने चेहरे के उस भयानक जले हुए निशान को छुपाने की कोशिश करने लगी। उसे अचानक यह एहसास हुआ कि वह गरीब बाहर में है, कि गरीब पार्वती की हीन भावना बाहर विक्रम। अब विक्रम की वह खूबसूरत अंजलि बिल्कुल नहीं है। वह अब एक बदसूरत, गरीब और फटेहाल औरत है, जिसके चेहरे को देखकर लोग अक्सर डर जाते हैं। यह गहरा मनोवैज्ञानिक डर उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह से खोखला कर रहा था। मेरे करीब मत आओ विक्रम, मैं अब तुम्हारी वह अंजलि नहीं रही। वह फूट फूट कर रोते हुए बहुत दर्द भरी आवाज में बोली। मैं एक बदसूरत और अछूत औरत पार्वती हूं, जो ट्रेनों में चने बेचती है। तुम इतने बड़े अफसर हो, यह समाज तुम्हारे साथ मुझ जैसी बदसूरत और भिखारी औरत को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हें मुझे उसी बस्ती में छोड़ देना चाहिए था। अंजलि के यह कड़वे शब्द उसकी उस गहरी मानसिक पीड़ा को दिखा रहे थे, जिसने उसके आत्मविश्वास को इन 10 सालों में पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था। अंजलि की यह दिल तोड़ने वाली बातें सुनकर विक्रम को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उन्होंने अंजलि के चेहरे से उसके हाथों को बहुत सख्ती से हटाया और उसकी आंखों में सीधा देखा। यह निशान तुम्हारी बदसूरती नहीं, बल्कि तुम्हारी बहुत बड़ी बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत है, अंजलि। विक्रम की आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। इस निशान ने ही तुम्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला था। यह तुम्हारी जिंदगी के संघर्ष और तुम्हारे महान कर्मों का पवित्र बैज है। मेरे लिए तुम आज भी इस पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। विक्रम ने आगे समझाते हुए कहा कि यह सब भगवान और हमारे कर्मों का एक बहुत ही रहस्यमयी खेल है। अगर उस भयानक धमाके में अंजलि को यह निशान नहीं मिलता, तो वह कभी अपनी याददाश्त नहीं खोती। वह कभी गरीब पार्वती नहीं बनती, कभी उस अनाथ राजू को नहीं बचा पाती और कभी उस ट्रेन में विक्रम से दोबारा नहीं मिल पाती। यह सब नियति का पहले से लिखा हुआ एक खूबसूरत नाटक था, जिसने उन्हें दोबारा मिलाने के लिए यह पूरा मायाजाल रचा था। विक्रम की इन गहरी बातों ने अंजलि को हैरान कर दिया। विक्रम के मुंह से राजू का नाम सुनते ही अंजलि के अंदर की वह सोई हुई ममता अचानक बहुत जोर से जाग उठी। उसकी अपनी पहचान और खूबसूरती का सारा डर एक पल में पूरी तरह से गायब हो गया। कहाँ है मेरा राजू? वह ठीक तो है ना? अंजलि बहुत घबराहट और बेचैनी के साथ बिस्तर पर उठने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्लाई। एक मां का यह सच्चा प्यार उसकी अपनी सभी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चिंताओं से बहुत ऊपर था।
वह उस दलित अनाथ बच्चे के लिए अपनी जान भी खुशी खुशी कुर्बान कर सकती थी। विक्रम के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजा धीरे से खुला और राजू सहमते हुए कमरे के अंदर आया। पुलिस वालों ने उसे नहलाकर बहुत ही सुंदर और नए कपड़े पहना दिए थे। वह इस बड़ी और चमकदार जगह से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गरीब मां इस इतने बड़े और अजीब से महल में कैसे पहुंच गई है। वह अपनी बड़ी आंखों से कमरे की मशीनों को बहुत हैरानी से देख रहा था। जैसे ही राजू की नजर बिस्तर पर लेटी हुई अंजलि पर पड़ी, वह जोर से मां चिल्लाता हुआ दौड़ पड़ा। अंजलि ने अपनी सारी कमजोरी और दर्द को भुलाकर उस बच्चे को बहुत कसकर अपने सीने से लगा लिया। वह राजू का माथा चूम रही थी और जोर जोर से रो रही थी। एक मां और बेटे का यह पवित्र मिलन खून, जाति और समाज के हर छोटे बड़े भेदभाव से बहुत ऊपर था। अंजलि के दिल को अब जाकर पूरी तरह से शांति मिली थी। उसका राजू उसके पास बिल्कुल सुरक्षित और पूरी तरह से जिंदा था। विक्रम बहुत ही खामोशी से इस बेहद भावुक और खूबसूरत नजारे को देख रहे थे। उन्हें अब यह बात पूरी तरह से समझ आ गई थी कि पार्वती अंजलि का कोई कमजोर या खराब हिस्सा नहीं है, बल्कि पार्वती तो अंजलि की आत्मा का सबसे शुद्ध, महान और पवित्र रूप है। गरीबी और संघर्ष की उस भयानक आग ने अंजलि के अंदर के सारे घमंड को जलाकर उसे एक सच्चा और महान इंसान बना दिया था। विक्रम का दिल अपनी पत्नी के इस त्याग और निस्वार्थ प्रेम के लिए असीम सम्मान से पूरी तरह भर चुका था। अंजलि ने राजू को अपने सीने से लगाए हुए ही विक्रम की तरफ बहुत ही डर और उम्मीद भरी नजरों से देखा। क्या तुम सच में राजू को अपना पाओगे? विक्रम, यह समाज के सबसे निचले तबके का एक गरीब और अनाथ दलित बच्चा है। तुम्हारे बड़े अफसर दोस्त और ये अमीर समाज इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। क्या तुम्हारा झूठा रुतबा तुम्हें एक दलित बच्चे का पिता बनने की इजाजत देगा? अंजलि का यह तीखा और सीधा सवाल भारतीय समाज की उस कड़वी और भयानक सच्चाई पर एक बहुत ही बड़ा और सीधा प्रहार था। विक्रम ने बिना एक पल की भी देरी किए अपने पेट के गहरे घाव की परवाह किए बिना बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने बहुत ही प्यार से राजू का छोटा सा हाथ अपने हाथ में लिया और फिर उसे अंजलि के हाथ के ऊपर रख दिया। आज से यह मेरा खून है, मेरा अपना बेटा है, जो समाज मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को सम्मान नहीं दे सकता। मैं उस घमंडी समाज पर हमेशा के लिए थूकता हूं। मेरा रुतबा मेरे परिवार और मेरे प्यार से बड़ा बिल्कुल नहीं है अंजलि। विक्रम के इन कठोर और सच्चे शब्दों ने अंजलि के अंदर बैठे हुए समाज के डर की उस आखिरी दीवार को भी पूरी तरह से तोड़ दिया। उसे एहसास हो गया कि विक्रम का प्यार उन सभी सामाजिक और जातिगत बंधनों से बहुत ज्यादा मजबूत है। उसे अब अपने उस जले हुए चेहरे या अपने गरीब अतीत से कोई शर्मिंदगी नहीं थी। विक्रम ने उसे उस दलदल से सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह बाहर निकाल लिया था। अंजलि की आत्मा अब पूरी तरह से आजाद और बेहद खुश थी। अगले कुछ दिनों में अंजलि के स्वास्थ्य में चमत्कारिक रूप से सुधार होने लगा। डॉक्टरों की टीम भी उसकी इस तेज रिकवरी को देखकर पूरी तरह हैरान थी। विक्रम और राजू के सच्चे प्यार ने वह बड़ा कमाल कर दिखाया था, जो दुनिया की कोई भी महंगी दवा कभी नहीं कर सकती थी। अंजलि का वो मनोवैज्ञानिक आघात अब धीरे धीरे कम हो रहा था और वह अपनी पुरानी यादों और नई पहचान के बीच बहुत अच्छे से संतुलन बनाना सीख रही थी। अस्पताल का वह कमरा अब उनके लिए एक छोटा सा स्वर्ग बन चुका था। इस बीच डीएसपी विक्रम सिंह की पत्नी के 10 साल बाद जिंदा मिलने की यह सनसनीखेज खबर राज्य के शीर्ष नेतृत्व तक बहुत तेजी से पहुंच चुकी थी। राज्य के मुख्यमंत्री ने खुद फोन करके विक्रम को इस बड़े चमत्कार की बधाई दी और उन्हें भविष्य में पूरी सुरक्षा और पूरी डीएसए तार माने समर्थन देने का पक्का वादा किया। सभी पुलिस अधिकारी और बड़े नेता विक्रम को अस्पताल में बधाइयां देने के लिए बेताब थे,
लेकिन विक्रम ने किसी को भी अस्पताल के अंदर आने या अंजलि से मिलने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी। वह शांति चाहते थे। विक्रम ने अब यह पक्का फैसला कर लिया था कि वह अपराध, राजनीति और खून खराबे की इस भयानक दुनिया से पूरी तरह दूर हो जाएंगे। उन्होंने पुलिस विभाग से एक लंबी और अनिश्चितकालीन छुट्टी के लिए अपना आवेदन भेज दिया था। उनके लिए अब उनकी नौकरी और उनका रुतबा कोई मायने नहीं रखता था। उनका एकमात्र लक्ष्य अब अपनी पत्नी अंजलि के चेहरे पर वापस वही पुरानी खुशी लाना और मासूम राजू को एक बहुत ही शानदार और सुरक्षित भविष्य देना था। वह अपनी इस छोटी सी दुनिया को अब और नहीं खोना चाहते थे। अस्पताल के उस वीआईपी कमरे में दिन हफ्तों में बदलते जा रहे थे। विक्रम और अंजलि एक दूसरे के साथ बहुत सारा समय बिता रहे थे। वे राजू को पढ़ना, लिखना सिखाते और उसे दुनिया की अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते। राजू ने भी अब डरना छोड़ दिया था और वह बहुत ही प्यार से विक्रम को पापा कहकर बुलाने लगा था। जब पहली बार राजू ने विक्रम को पापा कहा तो विक्रम की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े थे। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची कमाई थी, जिसे उन्होंने अपनी मोहब्बत से हासिल किया था। सही खान पान, विटामिन और भरपूर आराम मिलने के कारण अंजलि का शारीरिक स्वास्थ्य भी अब बहुत तेजी से सुधर रहा था। उसके चेहरे की कमजोरी दूर हो गई थी और गालों पर एक नई चमक आ गई थी। हालांकि वह जलने का निशान अभी भी वहीं था, लेकिन अंजलि की आंखों में अब एक नया और बहुत बड़ा आत्मविश्वास था। उस आत्मविश्वास में अमीर अंजलि का रुतबा और गरीब पार्वती की महान विनम्रता का एक बहुत ही खूबसूरत संगम दिखाई देता था। वह अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और मजबूत इंसान बन चुकी थी। आखिरकार वह खुशी का दिन आ ही गया जब डॉक्टरों ने अंजलि और विक्रम को अस्पताल से पूरी तरह छुट्टी दे दी। अस्पताल का पूरा स्टाफ, बड़े डॉक्टर और नर्सें उन्हें बहुत सम्मान के साथ विदाई देने के लिए मुख्य द्वार पर खड़े थे। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक और भावुक पल था। 10 साल की लंबी जुदाई, भयानक संघर्ष और मौत को मात देने के बाद वे तीनों एक सच्चे परिवार के रूप में वहां से बाहर निकल रहे थे। उनकी इस महान कहानी ने वहां मौजूद हर एक इंसान की आंखों को नम कर दिया था। अस्पताल के बाहर विक्रम के सम्मान में पुलिस की कई सुरक्षित और बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैयार खड़ी थीं, लेकिन विक्रम ने उन सरकारी गाड़ियों में बैठने से साफ और विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। उन्होंने अपने एक दोस्त की बहुत ही साधारण सी कार मंगवाई थी। विक्रम अब एक सख्त और खूंखार डीएसपी के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण पति और एक बहुत ही जिम्मेदार पिता के रूप में अपने घर वापस लौटना चाहते थे। यह उनकी जिंदगी की एक नई और बहुत ही शांतिपूर्ण शुरुआत थी, जिसमें किसी दिखावे के लिए कोई जगह नहीं थी। कार शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से होते हुए उनके शानदार बंगले की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। अंजलि चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। वह पार्वती की उस दर्द भरी दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ रही थी, लेकिन उसने पार्वती की उस महान आत्मा और उसके उस सच्चे संघर्ष को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया था। उनका यह नया सफर सिर्फ एक घर की तरफ नहीं, बल्कि एक नए और बेहद खूबसूरत भविष्य की तरफ था, जहां सिर्फ बेइंतहा प्यार और बहुत सारा सम्मान था। कार शहर की भीड़ भाड़ को पीछे छोड़ते हुए विक्रम के विशाल और खूबसूरत बंगले के मुख्य द्वार पर आकर रुक गई। अंजलि ने खिड़की से बाहर उस शानदार घर को देखा, जिसे उसने 10 साल पहले अपनी पसंद से सजाया था। उस घर की हर एक ईंट में उसकी पुरानी यादें बसी हुई थीं, लेकिन आज वह एक नए रूप और एक नई सोच के साथ इस घर में वापस लौट रही थी। घर के सभी पुराने नौकर अपनी मेम साहब को इतने सालों बाद जिंदा वापस देखकर खुशी से रो पड़े। यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। विक्रम ने कार का दरवाजा खोला और अंजलि का हाथ पकड़कर उसे बहुत ही सम्मान के साथ बाहर निकाला। राजू विक्रम की उंगली पकड़े हुए उस महल जैसे घर को बहुत ही हैरानी और कौतूहल से देख रहा था। उसके छोटे से दिमाग को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सच में अब इस बड़े से घर में रहेगा
विक्रम ने राजू को गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि आज से यह तुम्हारा अपना घर है। राजू की आंखों में एक असीम खुशी और बहुत सारी चमक साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही अंजलि ने घर की मुख्य दहलीज पर अपना कदम रखा, उसके दिमाग में 10 साल पहले की वह मनहूस रात ताजा हो गई। उसी रात वह इसी दरवाजे से आखिरी बार बाहर निकली थी, लेकिन आज वह डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस कर रही थी। घर के अंदर की सजावट बिल्कुल वैसी ही थी। विक्रम ने इन 10 सालों में किसी भी चीज को अपनी जगह से नहीं हटाया था। दीवारों पर आज भी अंजलि की पुरानी तस्वीरें बहुत प्यार और सम्मान के साथ लटकी हुई थीं। यह विक्रम के अटूट प्यार का प्रमाण था। अंजलि धीरे धीरे चलते हुए लिविंग रूम की एक बड़ी तस्वीर के पास जाकर रुक गई। उस तस्वीर में वह एक बहुत ही खूबसूरत लाल साड़ी में मुस्कुरा रही थी और उसका चेहरा बेदाग था। अंजलि ने अपनी उंगलियों को अपने जले हुए गाल पर फेरा। एक पल के लिए उसके अंदर फिर से वही पुरानी हीन भावना जागने लगी। वह खुद को इस खूबसूरत घर और उस पुरानी तस्वीर के सामने बहुत ही बदसूरत और कमजोर महसूस कर रही थी। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या वह सच में इस जगह के लायक है। विक्रम ने अंजलि के चेहरे पर आए उस दर्द और झिझक को तुरंत पढ़ लिया। उन्होंने राजू को नीचे उतारा और अंजलि के बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए। विक्रम ने तस्वीर की तरफ देखा और फिर बहुत ही प्यार से अंजलि की आंखों में झांका। वह तस्वीर सिर्फ अतीत है अंजलि, लेकिन मेरी असली और सच्ची मोहब्बत तो आज मेरे सामने खड़ी है। तुम्हारे इस चेहरे का यह निशान मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मेडल है। विक्रम के इन शब्दों ने अंजलि के दिल के हर एक कोने को बहुत गहरे सुकून से भर दिया। विक्रम ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ घर के मंदिर की तरफ ले गए। मंदिर में भगवान शिव और पार्वती की एक बहुत ही सुंदर और भव्य मूर्ति स्थापित थी। विक्रम ने भगवान के सामने माथा टेका और फिर वहां रखी एक छोटी सी लाल रंग की मखमल की डिब्बी को अपने हाथों में उठा लिया। अंजलि की धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम अब क्या करने वाले हैं। विक्रम ने उस डिब्बी को खोला, जिसमें एक बहुत ही सुंदर और चमकता हुआ मंगलसूत्र रखा था। 10 साल पहले जब मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है, तब मैंने यह मंगलसूत्र भगवान के चरणों में रख दिया था। विक्रम की आवाज में एक गहरा दर्द और बहुत सारा प्यार छिपा हुआ था। मुझे यकीन था कि अगर मेरा प्यार सच्चा है और भगवान के न्याय में कोई ताकत है, तो तुम एक दिन मेरे पास वापस जरूर लौटोगी। आज भगवान ने मेरी उस पुकार को सुन लिया है। अंजलि की आंखों से खुशी और भावुकता के गर्म आंसू लगातार बहकर उसके जले हुए गालों को पूरी तरह से भिगो रहे थे। विक्रम ने बहुत ही सम्मान और पवित्रता के साथ वह मंगलसूत्र अपने हाथों में लिया और अंजलि के गले में पहना दिया। इस पवित्र धागे के गले में पड़ते ही अंजलि को ऐसा लगा जैसे उसकी अधूरी आत्मा पूरी तरह से मुकम्मल हो गई हो। वह अब सिर्फ पार्वती नहीं थी और ना ही वह सिर्फ अंजलि थी। वह अब विक्रम सिंह की वह मजबूत और संपूर्ण पत्नी बन चुकी थी, जिसने जिंदगी के सबसे भयानक और दर्दनाक तूफानों का सामना किया था। उसने विक्रम के पैर छुए और विक्रम ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी राजू दौड़ता हुआ आया और उसने विक्रम और अंजलि को एक साथ गले लगा लिया। उन तीनों को एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह दुनिया का सबसे संपूर्ण और खुशहाल परिवार हो। अंजलि को एहसास हुआ कि कर्मों का चक्र कितना रहस्यमयी और महान होता है। अगर वह उस धमाके में नहीं जलती, तो वह कभी उस बस्ती में नहीं जाती, और अगर वह उस बस्ती में नहीं जाती, तो यह मासूम दलित बच्चा आज भी सड़क पर भीख मांग रहा होता। भगवान ने उसे एक बहुत बड़े मकसद के लिए ही बचाया था। अंजलि ने राजू के माथे को चूमते हुए यह कसम खाई कि वह अब अपना पूरा जीवन इस बच्चे और इस जैसे हजारों गरीब बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा देगी। जिस समाज ने राजू को उसके जन्म और जाति के आधार पर ठुकरा दिया था, अब अंजलि उस समाज की सोच को हमेशा के लिए बदलने का काम करेगी। विक्रम ने भी अंजलि के इस महान फैसले में उसका पूरा साथ देने का वादा किया। उन दोनों ने मिलकर अपने सारे रुतबे
और पैसों को समाज की भलाई और गरीबों के उत्थान में लगाने का पक्का निश्चय किया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अंजलि ने अपनी उस नई जिंदगी को बहुत ही खूबसूरती से अपना लिया। उसने शहर में गरीब और अनाथ बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा स्कूल खुलवाया। इस स्कूल में राजू जैसे उन सभी बच्चों को मुफ्त और बेहतरीन शिक्षा दी जाती थी जिन्हें समाज ने पूरी तरह से नकार दिया था। अंजलि अब महंगी पार्टियों या अमीर लोगों के दिखावे वाले समारोहों में नहीं जाती थी। उसका ज्यादातर समय अब उन गरीब बच्चों के बीच ही गुजरता था जो उसे बहुत प्यार से अपनी पार्वती मां कहकर ही पुकारा करते थे। विक्रम भी अब पहले वाले वह खूंखार और कठोर पुलिस अधिकारी बिल्कुल नहीं रहे थे। अंजलि के प्यार और राजू की मासूमियत ने उनके अंदर के इंसान को बहुत ही कोमल और दयालु बना दिया था। उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल अब सिर्फ अपराधियों को सजा देने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में न्याय और समानता लाने के लिए करना शुरू कर दिया था। शहर के लोग अब डीएसपी विक्रम सिंह और उनकी पत्नी का नाम बहुत ही इज्जत, सम्मान और एक बहुत बड़े आदर्श के रूप में लेने लगे थे। वे दोनों एक मिसाल बन चुके थे। हर शाम ढलने के बाद विक्रम और अंजलि अपने घर के खूबसूरत बगीचे में एक साथ बैठते थे। अंजलि आज भी विक्रम के लिए उसी पुराने तरीके से मिट्टी के कुल्हड़ में चाय बनाकर लाती थी। वह चाय विक्रम के लिए दुनिया के किसी भी महंगे अमृत से बहुत ज्यादा कीमती होती थी। वे दोनों एक साथ बैठकर राजू को बगीचे में खेलते हुए देखते थे और जिंदगी के उन खूबसूरत पलों का पूरा आनंद लेते थे। उनके दिलों में अब अतीत का कोई दर्द या भविष्य की कोई भी बेमतलब की चिंता बिल्कुल भी बाकी नहीं थी। अंजलि अब कभी भी अपने चेहरे के उस निशान को दुपट्टे या पल्लू से नहीं छुपाती थी। उसने अपने उस जले हुए चेहरे को अपनी सबसे बड़ी ताकत और अपनी असली पहचान बना लिया था। वह जानती थी कि असली खूबसूरती किसी इंसान के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके निस्वार्थ कर्मों और उसके पवित्र दिल में बसती है। विक्रम जब भी अंजलि को देखते थे तो उनकी आंखों में वही 10 साल पुराना बेइंतहा प्यार और एक बहुत गहरा सम्मान साफ झलकता था। उनका यह प्यार अब हर तरह की शारीरिक सीमाओं से बहुत ऊपर उठ चुका था। कभी कभी रात के अंधेरे में जब बारिश होती थी तो अंजलि को ट्रेन की वह सीटी और पटरियों की वह तेज गड़गड़ाहट याद आ जाती थी। उसे याद आती थी वह गरीब बस्ती और वे रातें जब वह भूखी सोती थी। लेकिन वे यादें अब उसे डराती नहीं थीं, बल्कि उसे हमेशा यह एहसास दिलाती थीं कि वह कितनी मजबूत है। उस दर्द और गरीबी ने ही तो उसे जीवन की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाई थी। वह हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करती थी कि उसने उसे यह मुश्किल लेकिन बहुत ही खूबसूरत सफर दिया। राजू अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वह पढ़ाई में बहुत होनहार और तेज था। अंजलि और विक्रम उसे एक बहुत ही काबिल और ईमानदार इंसान बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि राजू बड़ा होकर समाज के उन सभी लोगों की मदद करे जो आज भी गरीबी और भेदभाव का शिकार है। यह उन दोनों का समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान था। ये कर्मों का वह महान चक्र था जो नफरत और खून खराबे से शुरू होकर अब बेइंतहा प्यार, त्याग और मानवता के एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम पर पहुंचकर पूरी तरह से खत्म हो रहा था। दिवाली का त्योहार आ गया था और पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ था। विक्रम के घर को भी हजारों दियों और बहुत ही सुंदर फूलों से सजाया गया था। अंजलि ने एक बहुत ही साधारण लेकिन खूबसूरत सूती साड़ी पहनी हुई थी। वह विक्रम के साथ मिलकर घर के मुख्य द्वार पर मिट्टी के दिए जला रही थी। आग की उन छोटी छोटी और प्यारी लपटों को देखकर अंजलि को अब कोई खौफ नहीं होता था। आज वही आग उनके जीवन में ज्ञान, आशा और बेइंतहा खुशियों का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर बहुत ही शांति से चमक रही थी। विक्रम ने अंजलि के कंधे पर बहुत ही प्यार से अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ घुमाया। तुम्हें पता है अंजलि, मैंने जिंदगी में बहुत सी जंगें लड़ी हैं और बहुत से अपराधियों को हराया है, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत जीत तुम हो।
तुमने मुझे यह सिखाया है कि सच्चा इंसान वह नहीं जो ताकत से लोगों को डराए, बल्कि वह है जो प्यार से लोगों के दिलों को जीते। अंजलि ने बहुत ही प्यार और सुकून के साथ अपना सिर विक्रम के मजबूत कंधे पर पूरी तरह से टिका दिया। राजू फुलझड़ियां जलाता हुआ दौड़कर उनके पास आया और उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया। अंजलि और विक्रम ने मुस्कुराते हुए राजू को अपने साथ मिला लिया। दियों की उस सुनहरी और पवित्र रोशनी में उन तीनों की एक बहुत ही खूबसूरत परछाई जमीन पर बन रही थी। यह परछाई इस बात का सबसे बड़ा सबूत थी कि चाहे कितनी भी भयानक रात क्यों न आए, सच्चा प्यार और इंसानियत की रोशनी उस अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर ही देती है। उनकी यह कहानी अब हमेशा के लिए अमर हो चुकी थी। समाज के सारे झूठे नियम, जाति और धर्म के सारे बेमतलब के भेदभाव और इंसान के बनाए गए सारे छोटे रुतबे उस दिन पूरी तरह से हार गए थे। जीत केवल उस पवित्र और निस्वार्थ प्रेम की हुई थी जो आत्मा से आत्मा को हमेशा के लिए जोड़ देता है। पार्वती ने अंजलि बनकर और अंजलि ने पार्वती बनकर यह साबित कर दिया था कि एक औरत की असली ताकत उसके निस्वार्थ त्याग और उसकी महान ममता में ही होती है। यह काशी शहर हमेशा उस महान पुलिस अफसर और चने बेचने वाली उस औरत की कहानी याद रखेगा। रात और गहरी हो रही थी और ठंडी हवा के झोंके घर के दियों को हल्का हल्का हिला रहे थे, लेकिन कोई भी दिया बुझने का नाम नहीं ले रहा था। विक्रम, अंजलि और राजू एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए घर के अंदर चले गए। उनका घर अब सिर्फ ईंट और पत्थर की एक इमारत नहीं था, बल्कि यह एक पवित्र मंदिर बन चुका था जहां सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्यार बसता था। जिंदगी के उस बहुत बड़े तूफान के बाद आज उनकी दुनिया में हमेशा के लिए एक खूबसूरत और गहरी शांति पूरी तरह छा गई थी।